तो दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं डेमोग्राफिक्स एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। दोस्तों इसको आप ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट वन मान लो। पार्ट वन में क्या पढ़ेंगे? पार्ट वन में हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन एंड सेंसस। पार्ट टू में क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों एक और लेक्चर आएगा जो होगा पार्ट टू। इसमें हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। एक है ह्यूमन डेवलपमेंट और दूसरा है ह्यूमन सेटलमेंट। दोनों छोटे टॉपिक हैं, आसानी से कवर हो जाएंगे और इसी के साथ आपका ज्योग्राफी हो गया खत्म। ठीक है। और हम लोग मूव कर जाएंगे इकोनॉमिक्स में। दोस्तों एक और टॉपिक रह जा रहा है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब आपको भी पता है जो इंडस्ट्रीज कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। इसको कब कवर करेंगे? तो देखो इंडस्ट्रीज को मैंने स्टैटिक जीके में कवर करा रखा है, लेकिन मैं फिर से कवर कराऊंगा कहाँ पे? इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ इंडस्ट्रीज को पढ़ने से पहले आप प्लानिंग को समझो, और मैं चाहता हूं जो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को समझो फिर इंडस्ट्रीज को पढ़ो, आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन एंड सेंसस। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आप पहले ही समझ लो। पॉपुलेशन क्या है? तो ये है आपका बेसिकली थ्योरी पार्ट। सेंसस क्या है? तो ये है डेटा। डेटा क्या? तो सेंसस का डेटा। पिछला सेंसस कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था। फिर कब होना था? 2021 में होना था। हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोविड ने ब्रेक लगा दिया। कौन से कोविड ने? कोविड 19 ने ब्रेक लगा दिया इस पे। ठीक है। तो फिर जो एग्जामिनेशन लेने वाले हैं वो भी 10 सालों से डेटा पूछे जा रहे हैं। 10 क्या, अब तो 15 साल हो गए, 15 सालों से डेटा पूछे जा रहे हैं, है ना। और बच्चे भी इसी डेटा को रटे जा रहे हैं। ठीक है। तो फिर जो एग्जामिनेशन लेने वाले हैं उन्होंने सोचा जो भाई ऐसा है अब काम नहीं चलेगा, जो डेटा से मूव करके थ्योरी पूछना शुरू करते हैं। तो इसीलिए अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में थ्योरी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ये कैसे पता चलेगा? तो जैसे जैसे हम लोग टॉपिक कवर कर रहे होंगे नीचे आपको सवाल दिख जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा जो किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इसी लेक्चर में आप 100+ क्वेश्चंस करने वाले हो। ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब क्या कर रहे हैं, जो डेटा के नाम पे ये रैंडम किसी भी संस्था का डेटा उठा लेते हैं, जैसे मॉस्पी। मॉस्पी क्या होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। या फिर एनएफएचएस का डेटा उठा लिया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा उठा लिया, या फिर किसी रैंडम सर्वे का डेटा उठा लिया और फैक्चुअल सवाल पूछ दिया। अब ऐसे सवालों के पीछे नहीं भागना है। क्यों? क्योंकि वो टफ कैटेगरी का सवाल है, किसी से नहीं होना है। अगर कुछ होने की गुंजाइश होगी तो आपसे जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपका थ्योरी स्ट्रांग होगा, है ना। तो चलिए हम लोग थ्योरी को कवर करते हैं, साथ साथ हम लोग सेंसस के डेटा को भी देखेंगे। इसके साथ साथ आप एक काम करना, रिवीजन के लिए मैंने 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कराया है मात्र 20 मिनट्स में। अगर आप इसको कवर कर लेते हो और पीडीएफ को एक दो बार पढ़ लेते हो तो आपका डेटा वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है। एक बार तो मैं यहीं पे करा दूंगा और इसके अलावा आप रिवाइज भी कर लेना। ठीक है। तो चलिए समझते हैं डेमोग्राफी क्या होता है। दोस्तों डेमोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है जिसका नाम है डेमोस और ग्राफोस, यानी कि ग्राफी। ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो देखो, डेमोस का मतलब होता है पीपल यानी कि पॉपुलेशन। ग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब यानी कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इससे एक मिलता जुलता वर्ड है जिसका नाम है डेमोक्रेसी। सुना है? पॉलिटी में सुना होगा। डेमोक्रेसी भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है डेमोस यानी कि पीपल, और क्रेसी यानी कि क्रेटोस। इसका मतलब होता है रूल, यानी कि रूल ऑफ द पीपल। सिमिलरली डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ द पीपल। इसमें करते क्या है? तो बेसिकली तीन चीजों की पढ़ाई करते हैं, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। मान लो ये एक इनक्लोज्ड एरिया है, यहाँ पे हैं लोग, है ना। अब यहाँ पे जो लोग हैं इनकी संख्या कितनी है? ठीक है। अब ये कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उसको हम लोग फर्टिलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है। और कोई अगर मर जा रहा है तो उसको हम लोग मोर्टेलिटी में कवर करेंगे। कोई कितने दिन तक जीवित जीवित रहता है उसको देखेंगे हम लोग मोर्टेलिटी में ही, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा इस इनक्लोज्ड एरिया में कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं, जिसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है। यानी कि द मूवमेंट ऑफ द पीपल, इसकी भी पढ़ाई पढ़ते हैं। ये सारा खेल हो रहा है डेमोग्राफी में। एक सवाल इसी बार पूछा गया था सिलेक्शन फेज में, जो व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर एंड इनकम? द राइट आंसर इज डेमोग्राफिक्स। समझ में आया? ठीक है। अब ये क्या है? तो दोस्तों ये हैं डेमोग्राफी की टर्मिनोलॉजीज। देखो इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को आपको बेसिकली डिटेल में पढ़ना है। अगर आप मेरे साथ इसको एक बार पढ़ लेते हो तो फिर ये लेक्चर आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्यूरेट डिफिनेशन को पढ़ते हैं। पॉपुलेशन की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है?
टोटल इंडिविजुअल्स इन अ डिफाइंड एरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक इनक्लोज्ड एरिया है, ये एक डिफाइंड एरिया है। अब इसका टोटल जितना भी इंडिविजुअल होगा, इसी को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। इन्हीं के जीने जीने मरने की चीज़ों को हम लोग डेमोग्राफी में पढ़ते हैं, है ना। बात कर लेते हैं बर्थ रेट की। बर्थ रेट क्या होता है? तो लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। यहाँ पे क्रूड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? क्रूड बर्थ रेट। ये क्या होता है? तो दोस्तों क्रूड बर्थ रेट को हम लोग आगे पढ़ेंगे तो क्रूड की भी बात कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ नहीं है क्रूड, बस इतना समझ लो। डेथ रेट की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। यानी कि ये 1000 का सैंपल ले रखा है इन्होंने, ठीक है, पर ईयर का डेटा ले रखा है और इसी में ये डेथ काउंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 1000 के मल्टीपल में ये डेथ बताते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या होता है? तो किस में दिख रहा है आपको? परसेंटेज में दिख रहा है, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि बर्थ, डेथ प्लस माइग्रेशन, इन तीन डेटा को ये लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? देखो यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो अगर कोई वुमन अपने पीरियड जो होता है, फर्टिलिटी वाला पीरियड होता है, कितना होता है? तो 15 टू 49, ये भी पूछ देते हैं, ठीक है। इसमें कितने बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, करती हैं, ठीक है। इसी को हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? तो अगर किसी पॉपुलेशन में जो भी डेथ्स होते हैं ना एक टाइम पीरियड में, उसको काउंट करते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई 1000, 1500, लाख कुछ नहीं दिख रहा है, बस सिंपल दिख रहा है मोर्टेलिटी रेट में। ये बात आपको समझना होगा। डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द मोर्टेलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? यानी कि जीवन प्रत्याशा, यानी कि कोई भी आदमी एवरेज कितना जीता है या फिर इज एक्सपेक्टेड टू लिव, दिस इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यूजुअली हम लोग इसको एट बर्थ से काउंट करते हैं। समझ में आया? डिपेंडेंसी रेशियो की बात कर लेते हैं, यानी कि डिपेंडेंट्स 0 से लेके 14 और 60 प्लस इन इंडिया। यानी कि पॉपुलेशन हमारे यहाँ तीन तरीके के हैं। एक तो हैं बच्चे, जिसको हम लोग डिपेंडेंट्स काउंट करते हैं, फिर वर्किंग मैन या फिर वुमन वर्किंग, समझ में आया, और फिर अगेन एल्डरली, जिसको हम लोग फिर से डिपेंडेंट्स के कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो समझ में आया? तो दो डिपेंडेंट्स हो गए, एक या फिर दो। तो 0 से 14 बच्चे, ठीक है, उसके बाद 60 प्लस इन इंडिया एल्डरली, ठीक है। और इसको अगर हम लोग वर्किंग एज से डिवाइड कर देते हैं तो फिर आपको डिपेंडेंसी रेशियो आ जाएगा। हमारे यहाँ वर्किंग एज कितना है? तो 15 टू 59। इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, बस इतना समझ लो हमारे यहाँ वर्किंग एज है 15 टू 59 ईयर्स का, ठीक है। और 15 टू 64 ग्लोबली। तो कभी कभी आपको दिखेगा वर्किंग एज जो है वो चेंज, 59 की जगह 64। तो होता क्या है ना, जो यूनाइटेड नेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग 15 टू 64 को एज एन वर्किंग एज मानते हैं। हम लोग थोड़ा कम करके रखे हुए हैं, हम लोग 15 टू 59 मानते हैं। एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है, तो इसी को कंसिडर करना है अगर सवाल आ गए तो। बात कर लेते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या है? जो लोगों का एक जगह आना और लोगों का एक जगह जाना, दोनों माइग्रेशन है। अगर लोग आ रहे हैं तो इसको हम लोग इमिग्रेशन कहेंगे, लोग अगर जा रहे हैं तो इसको भी इमिग्रेशन कहेंगे। लेकिन अंतर यहाँ पे आई और ई का है। आई का मतलब क्या हुआ? आ रहे हैं, और ई का मतलब हुआ एग्जिट, यानी कि जा रहे हैं। समझ में आया? अर्बनाइजेशन क्या होता है? तो दोस्तों ऐसा है, जो कोई अगर टाउन है, ठीक है, जो हम लोग कहेंगे अर्बन टाउन है, अब इसमें अगर मतलब और भी जगह ऐड होती जा रही हैं, ऐड होती जा रही हैं, ऐड होती जा रही हैं, और एक तरीके से इसका अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन अर्बन एरियाज, क्योंकि लोग यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं अलोंग विद द एरियाज, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझो। सबसे पहले समझो होता क्या है। मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। अब ऐसा है, जो सभी जगह आपको 1000 दिखेंगे, यहाँ पे 1 लाख दिखेगा, और इसीलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं, ताकि बच्चों का गलत हो जाए, सवाल फंस जाए, है ना। तो इतना आपको पता होना चाहिए। जो एमएमआर में 1 लाख लाइव बर्थ पे माता की जो मृत्यु होती है ना, उसको काउंट करते हैं। समझ में आया? चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखो, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ क्या है? तो डेथ बिफोर एज 5 पर 1000 लाइव बर्थ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? ठीक है, यानी कि अगर कोई बच्चा 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर रहा है और मर जा रहा है, और अगर ऐसे 1000 लाइव बर्थ में काउंट करेंगे जो कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, इसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट
कहते हैं? पूछते हैं सवाल। तो अंडर 5 में तो नाम में ही आपको दिख गया, अंडर 5 मेंशन्ड है। इन्फेंट का मतलब होता है 1 ईयर से नीचे। समझ में आया? ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्या है वो समझो। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसको डिटेल में समझेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल व्हेन वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना है हमारे यहाँ, 15 टू 59 इन इंडिया, जो कि इनकी संख्या अगर डिपेंडेंट से ज्यादा है, ठीक है, और इनको अगर अच्छे से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, स्किल दिया जाए, जॉब दिया जाए, ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड में कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग जन सांख्यिकीय, भाई हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, खिकीय लाभांश, लाभांश। इसका मतलब क्या हुआ? जो भाई अगर आपके कंट्री का के जो लोग हैं वो अगर वर्किंग एज के अंदर आते हैं तो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, और फिर आपका जीडीपी बढ़ेगा, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, यानी कि सरकार की इनकम बढ़ेगी, कंट्री की इनकम बढ़ेगी, कम कंट्री तरक्की करेगी। तो अभी अपना चल रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, और ये अभी चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा। ठीक है, क्यों? अब ये समझो, अगर मान लो हमारे यहाँ बहुत सारी आबादी ऐसी है जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर हम लोगों ने उनको काम दिया, उनको अच्छे से पढ़ाया, उनको नौकरी दी, उनको हुनर दिया, ठीक है, तो फिर वो हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी निकम्मी सरकार आ जाती है, ठीक है, जो नौकरी के वादे तो करती है लेकिन नौकरी नहीं दे पा रही है, ठीक है, और वो युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हो जाएगा डेमोग्राफिक डिजास्टर। समझ में आया? अगर किसी भी कंट्री का वर्किंग एज घर बैठा हुआ है ना, किसी भी कारण से, तो फिर भाई साहब दिक्कत है। ठीक है, और अक्सर लोगों को देखा है, जो लोग लोगों पे थोप देते हैं ये बात, जो तुम ही में टैलेंट नहीं था, अरे भाई नौकरियां कहाँ है? जो वादे किए गए थे वो है कहाँ? सवाल ये उठता है। ठीक है, तो आपको नौकरियां जनरेट करनी पड़ेंगी, फिर ऑटोमेटिकली लोग काम करने लग जाएंगे। समझ में आया? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में भी तब्दील हो जाता है। तो फिलहाल तो अपना चल रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, और इसमें अभी और भी पॉपुलेशन आएंगे, यानी कि अभी हमारा देश जो है वो युवा है, बूढ़ा नहीं हुआ है। समझ में आया है? ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। चलिए एक सवाल है उसको देखते हैं। what does the fertility rate measure? प्रजनन दर क्या मापती है? ठीक है, लाइव प्रजनन दर क्या मापती है देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन। नहीं दोस्तों, ये दिखने में लगता है प्रजनन दर टाइप का, लेकिन ये है आपका क्रूड बर्थ रेट। इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, बर्थ रेट के बारे में ऑलरेडी बात कर रखा है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ वुमन इन द पॉपुलेशन बिटवीन एज 15 टू 49। दोस्तों ये फर्टाइल वुमन की बात हो रही है, लेकिन फर्टिलिटी रेट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमन एज्ड 15 टू 49 इन अ गिवन ईयर। समझ में आया? तो अगर किसी महिला को, अगर वो 49 प्लस है, ठीक है, अगर उसको बच्चा होता है, तो उसको हम लोग टीएफआर में काउंट नहीं करते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट में काउंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है, 15 टू 49 किसी भी वुमन का फर्टाइल पीरियड होता है। समझ में आया? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर फैमिली रिगार्डलेस ऑफ एज। तो ये स्टेटमेंट भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? अभी क्या है हमारा फर्टिलिटी रेट? तो अभी हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है टीएफआर 2.1 रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो 2.1 जो है ना, ये रिक्वायरमेंट है किसी भी देश का। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का रिप्लेसमेंट एज है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है, जो हम दो, हमारे दो, और प्लस 0.1, यानी कि कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो ये 0.1 संभाल लेगा, हमें डिक्लाइन नहीं होने देगा। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल इसको कहा जाता है। समझ में आया? चलिए एक और सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एल्डरली डिपेंडेंसी रेशियो? ठीक है, एल्डरली डिपेंडेंसी रेशियो। अब रेशियो वर्ड है तो यानी कि किसी के रेफरेंस में ही होगा, तो चलिए देखते हैं। तो रेशियो ऑफ चिल्ड्रन टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो ये भाई तो चिल्ड्रन का है, एल्डरली की बात कहाँ हो गई? तो ये बात हो गया गलत। द रेशियो ऑफ एल्डरली यानी कि 65 प्लस टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ एल्डरली टू चिल्ड्रन, क्या करेंगे भाई, हमें तो वर्किंग एज चाहिए होगा ना। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमेशा वर्किंग एज होना है। द रेशियो ऑफ अर्बन टू द, ये बात भी गलत होगी, है ना? क्या मतलब है अर्बन रूरल का? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है ना, अगर उसको
ऐसे दिखाया जाए, मतलब जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको थोड़ा सा कलर डार्क कर दिया जाए तो इस तरीके का दिखेगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना? ये सारे के सारे बेल्ट जो है ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ऊपर वाला एरिया जो है वो कम पॉपुलेटेड है ना? यहाँ पे रेगिस्तान है, यहाँ पे कम पॉपुलेटेड है। देखो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ यही वाला पार्ट पॉपुलेटेड है, बाकी का पॉपुलेटेड नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रेगिस्तान है, यानी कि वहाँ का हैबिटेशन सही नहीं होगा, है ना? यहाँ भी रेगिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे घने जंगल है, यहाँ भी नहीं होगा। तो यानी कि एक चीज तो है, 90% ऑफ द पीपल लिव ऑन द 10% ऑफ द लैंड, यानी कि 10% लैंड पे ही 90% लोग रहते हैं, बाकी की जमीन है खाली, क्योंकि इनहेबिटेबल है, वहां पे नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम को अवॉइड करते हैं लोग, है ना? क्यों करेंगे, क्यों रहेंगे? ठीक है। इसके अलावा कंसंट्रेशन की बात करें तो देखो ऐसा है, जो टॉप 10 कंट्रीज जो है ना वो 60% वर्ल्ड का पॉपुलेशन कैरी करते हैं, ठीक है, बाकी का 40%। अब टॉप 10 कंट्रीज में कौन कौन आते हैं तो देखो 2026 का डेटा है। तो एक बात तो आपको मान जानी चाहिए, जो अब हम लोग हो गए हैं विश्व गुरु, यानी कि पॉपुलेशन के मामले में विश्व गुरु हो चुके हैं, नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है वो नंबर 1 पे है। ठीक है, लेकिन अभी अपना क्या डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन ग्रोथ जो है ना पॉपुलेशन का वो रुक गया है, तो ठीक है। तो ये आपको 2050 मान लो, 2050 2050 में क्या होगा, जो हम लोग फिर डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ जाएंगे पॉपुलेशन के। ठीक है, चाइना ऑलरेडी आ चुका है डिक्लाइनिंग ट्रेंड में, यही कारण है जो हम लोग इसमें विश्व गुरु बन गए, नंबर 1 हो गए पॉपुलेशन के मामले में। किसने बताया हमें? ठीक है, सेंसस तो हुआ नहीं। तो भाई सेंसस तो हमारे अपनी की चीज है। ठीक है, तो एक बॉडी होती है यूएनपीएफ, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसने बताया जो भाई आप लोग हो चुके हैं विश्व गुरु। चाइना के बाद आता है यूएसए। अब देखो इंडिया, चाइना, यूएसए, इसमें पॉपुलेशन के नंबर्स में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो जितनी चाइना में पॉपुलेशन है उससे बहुत ही ज़्यादा कम यूएसए में है। तो ऐसा नहीं है जो फिर मतलब सारे के सारे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले हैं। ठीक है, हाँ सीरीज तो ऐसा ही है, लेकिन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो नंबर 3 पे है यूएसए, नंबर 4 पे है इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया छोटा सा कंट्री है, ठीक है, आर्कीपलागो है। आर्कीपलागो क्या होता है? तो भाई जो भी समंदर में जो आइलैंड्स होते हैं ना, छोटे 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 वॉल्केनिक आइलैंड्स, इसको हम लोग कहते हैं आर्की पलागो। ठीक है, तो इसी में इंडोनेशिया बसा हुआ है, तो इसमें पॉपुलेशन देख लो कितना हाई है। इसके अलावा पाकिस्तान भी कम नहीं है। ठीक है, एशिया में अच्छा खासा पॉपुलेशन है। नाइजीरिया आजकल पीक पे जा रहा है। तो जितने भी आप देख रहे हैं कंट्रीज, सब लोग पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर पे काम कर रहे हैं। एक नाइजीरिया जो है वो बच्चे पैदा करने पे ध्यान दिया हुआ है और अच्छे खासे बच्चा पैदा कर रहा है। ठीक है, और यानी कि इसका पॉपुलेशन जो है वो ऊपर जा रहा है। ब्राजील, साउथ अमेरिका, बांग्लादेश वो क्यों पीछे रहेगा? पीछे रहेगा, ठीक हो? ठीक है, रशिया, इथोपिया। तो अब आप एक चीज देखो, इंडिया एशिया का पार्ट है, हमारा पड़ोसी चाइना, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे के एशिया के पार्ट हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और यहाँ पे जम के आबादी है। तो यानी कि सबसे बड़ी आबादी पूरे विश्व की यहीं पे इकट्ठा है। समझ में आया? एक बात और समझनी होगी, जो जापान जो था वो भी आपको हाईली पॉपुलेटेड था, लेकिन अब इस रेस से ये बाहर हो चुका है। ठीक है, ये बात भी आपको समझनी होगी, वो अब इस रेस से बाहर निकल चुका है। जापान की भी अपनी कहानी है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब जरा ट्रेंड को समझते हैं। तो देखो वर्ल्ड में कितने पॉपुलेशन है, तो 8.3 बिलियन एज ऑफ 2026 डेटा। ठीक है, पूछेंगे नहीं, आपको अभी बस चीजों को समझना है। ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना, जो पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है या फिर खत्म खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अब ये ऐसा है, जो ग्रोथ रेट जो है ना, अब वो 1% से भी कम हो चुका है। यही चीज 1960 में 2.1 थी, अब ये 1% से भी नीचे हो चुका है। ठीक है, इंडिया नंबर 1 कंट्री हो चुका है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, और चाइना का जो पॉपुलेशन है वो अब एक्टिवली श्रिंक हो रहा है। दोस्तों चाइना की भी अपनी कहानी है। ठीक है, चाइना ने शुरू किया था वन चाइल्ड पॉलिसी। अब कुछ कुछ लोगों ने देखता हूं मैं कभी कभी नेता लोग बोल देते हैं, जो वन चाइल्ड पॉलिसी लाओ, वन चाइल्ड पॉलिसी लाओ, चाइना की तरह वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी लाओ। दोस्तों चाइना ने इस वन चाइल्ड पॉलिसी से विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और इसे ये बहुत ही बड़ा फ्लॉड पॉलिसी बन रहा था। मतलब फ्लॉड का मतलब ये हो जो बहुत ही बेकार था। ठीक है, इसमें बहुत ही सारे इश्यूज थे। क्या इशू था वो समझो। देखो, अगर मान लो एक लड़का है, एक लड़की है, समझ में आया? एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, इन दोनों की शादी होती है। अब इसके पेरेंट हैं यहाँ पे,
अब इसके पेरेंट यहाँ पे हैं, चाइना की कहानी हो रही है, ठीक है। अब इस महिला की पेरेंट भी यहाँ पे हैं, अब इस महिला के पेरेंट यहाँ पे हैं, ठीक है। यानी कि वन चाइल्ड है, तो ये भी सिंगल चाइल्ड है, ये भी सिंगल चाइल्ड है। अब कमाने वाला ये व्यक्ति है, अब ये बूढ़े हैं, ये बूढ़े हैं, ये बूढ़े हैं, ये बूढ़े हैं। कमाने वाला एकमात्र है, ये हाउसवाइफ है मान लो, ठीक है। तो इस पे कितने लोगों की जिम्मेदारी है? 4 लोगों की जिम्मेदारी है, नहीं ज्यादा है। इनके भी तो बच्चे होंगे, एक बच्चा हो गया मान लो, ठीक है। तो इसके ऊपर में 5 लोगों की जिम्मेदारी है, तो एक बेचारे के ऊपर में 5 लोगों की जिम्मेदारी आ रही है। तो इसीलिए वन चाइल्ड पॉलिसी जो है ना, उसको बहुत ही फ्लॉड माना गया है, बेकार माना गया है। और जो नेता लोग बोलते रहते हैं जो वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आओ, वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आओ, तो बस उनको राजनीति से मतलब है। ऐसी चीजें गलत है, कंट्री के लिए गलत हो जाएंगी ये, ठीक है। देखो 1950 में हमारा जो एवरेज पॉपुलेशन हुआ करता था, ठीक है, वो होता था 22 ईयर्स का, यानी कि जम के बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब ये हो चुका है 31.1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो अब हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं। अब 27 मान लो यंग होने का एक तरीके का थ्रेशोल्ड माना जाता है, ठीक है। अब इसको क्रॉस करके हम लोग 31.1 ईयर्स का एवरेज मेंटेन कर रहे हैं। नॉट इंडिया, वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी कि पूरा विश्व जो है अब धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है। कारण क्या है? तो भाई दवाइयाँ वगैरह अच्छी अच्छी आ रही हैं, ठीक है, तो लोग कम मर रहे हैं, ठीक है। और बर्थ रेट पे भी कंट्रोल हुआ है, लेकिन लोग भी अब डेथ रेट जो है वो धीरे धीरे और भी कम हो गया है। अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन बढ़ा है। आज के डेट में 58.5% जो लोग हैं वो सिटीज में रहते हैं, ठीक है। अब भारत को गांव का देश कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। लो फर्टिलिटी, यानी कि ग्लोबल एवरेज अब कितना है? तो 2.25 चिल्ड्रन पर वुमन, यही है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? तो 2.1, अभी मैंने बताया है ना। तो अब वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन जो है वो भी अब आपको रिप्लेसमेंट लेवल की तरफ बढ़ रहा है। अब इसी में कुछ कंट्रीज हैं जो टॉप पे हैं और कुछ ही कंट्रीज जो बॉटम है, ठीक है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। भाई जैसा कि हम लोगों ने देखा, एशिया जो है वो 55% पॉपुलेशन को कैरी करता है। अफ्रीका की बात करें, एकमात्र ऐसा रीजन है जहां पे रैपिड ग्रोथ देखने को मिला है। कहां पे? तो नाइजीरिया, इथोपिया, डीआर कॉन्गो। क्या कारण है जो ये लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं? ये भी आपको आंसर मिलेगा जब हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा यूरोप के बारे में समझ लो, सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। एनटीपीसी का सवाल था जो यूरोप से रिलेटेड था, जो मोस्ट नेशंस आर सीइंग नेचुरल डिक्रीज, और इसमें यूरोप भी शामिल है, ठीक है। पहला ऐसा कॉन्टिनेंट कह लो, ठीक है, जहाँ पे नेचुरल डिक्रीज नोटिस किया गया। इसका मतलब क्या है? जो जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि बर्थ रेट जो है वो पीछे रह जा रहा है, डेथ रेट ज़्यादा है, तो फिर वो नेचुरल डिक्रीज कहलाएगा, ठीक है। दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी होता है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों अब एक सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन डेंसिटी? बहुत ही आसान सा सवाल है, सीजीएल 25 में आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यही कहानी है। आसान सा सवाल है, लो हैंगिंग फ्रूट है। दोस्तों डेंसिटी की कैटेगरीज की बात करें ना, तो एनसीईआरटी के हिसाब से 3 कैटेगरीज हैं। एक तो है डेंस, जिसमें आपको किसी भी एरिया में किसी भी स्क्वायर किलोमीटर में 200 लोग से ज़्यादा रह रहे हैं। दूसरा क्या है? तो मीडियन है। मीडियम में क्या है? 11 to 50 लोग रहेंगे। और स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब क्या है? जो दूर दूर तक आदमी आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर पे एक आदमी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें आपको तीनों वेरिएशन देखने को मिलेगा, यानी कि डेंस भी देखने को मिलेगा, मीडियम भी देखने को मिलेगा, स्पार्सली पॉपुलेटेड भी देखने को मिलता है, ठीक है। जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अब ये जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके आधार पे है? तो दोस्तों इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हैं, ठीक है, और सोशल और कल्चरल फैक्टर भी है। एक एक करके चीजों को समझते हैं। ज्योग्राफिकल की बात कर लेते हैं, तो देखो जहाँ पे पानी है और जहाँ पे मिट्टी फर्टाइल है वहाँ पे लोग रहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो गंगा प्लेन्स। दोस्तों ये है गंगा प्लेन, ये है हिमालय, ठीक है। यहाँ पे अच्छी खासी आबादी आपको देखने को मिलेगी। सच पूछो तो भारत की सबसे ज्यादा आबादी यहीं पे बसती है ना। लैंडफॉर्म्स की बात करें तो जहाँ पे प्लेन इलाका रहेगा तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, हिमालय वाले एरिया में कम लोग रहेंगे। क्लाइमेट के कारण भी लोग अपनी जगह को स्विच करते हैं, ठीक है। अब मेडिटेरेनियन चले जाओ वर्ल्ड में, ठीक है, कहाँ पे? तो यूरोप का वो इलाका जिसमें यूके आता है, स्पेन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लोग पसंद करते हैं आराम से बैठते हैं, नींबू संतरा उगाते हैं, शराब बनाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं, ऑलिव खाते हैं, है ना। सॉइल की बात कर लेते हैं, तो देखो जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगा, जैसे गंगा प्लेन की बात करें तो नदी जो है यहाँ पे फर्टाइल सॉइल लेके आती है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे फार्मिंग रहेगा, फूड सिक्योरिटी रहेगा, वहीं पे तो लोग रहेंगे।
इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, तो देखो कोई भी अगर इंडस्ट्री हब है तो वहाँ पे लोग आके सेटल होते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, कटांगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट। अर्बनाइजेशन की बात करें तो जॉब, एजुकेशन, हेल्थ केयर माइग्रेशन को बढ़ावा देता है ना। अब कैसा माइग्रेशन होता है आगे हम लोग समझेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो भाई ऐसा है, जो फैक्ट्री बेल्ट जो होता है वहाँ पे अच्छा खासा आपको आबादी देखने को मिलता है। तो दोस्तों पहले में है मिनरल्स, दूसरा में इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि मिनरल्स जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे माइनिंग हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पे लोग दिखेंगे आपको, इंडस्ट्री का हब दिखेगा। और जहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहाँ तो लोग मूव करते ही करते हैं। तो वो तो था आपका इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल और कल्चरल फैक्टर भी होता है, यानी कि रिलीजन और कल्चर जो है वो अट्रैक्ट करता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो रिपेल करता है। अब जैसे सीरिया का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, लोग सीरिया छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, कितने सालों से, बहुत सालों से, है ना। फिर पैलेस्टीन की बात कर लेते हैं, वहाँ से लोग निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमेशा ये चलता रहता है, इसराइल पैलेस्टीन का युद्ध चलता रहता है, ठीक है। ईरान की बात कर लेते हैं, ईरान में भी दिक्कत चल रही है। तो जियोपॉलिटिक्स भी बहुत ही बड़ा मैटर करता है पॉपुलेशन डिसाइड करने में। जो पॉपुलेशन कहाँ जाके रहेगी, जहाँ पे सुख शांति होगी वहीं पे रहेंगे। गवर्नमेंट इंसेंटिव की बात कर लेते हैं, तो देखो जहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वहाँ पे लोग रहते हैं। इसका एग्जांपल है नॉर्वे, या फिर नॉर्डिक कंट्रीज हो गए ना, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ठीक है। वहाँ पे क्या है ना, जो गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा सुविधा देती है तो फिर लोग वहाँ पे हैं, ठीक है, मजे मजे में रहते हैं, ठंडी इलाके में भी रह रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, बताइए। टोपोग्राफी, क्लाइमेट। तो अभी हम लोगों ने देखा टोपोग्राफी हो या फिर क्लाइमेट हो, दोनों प्रभावित करता है। समझ में आया? तो अब ऐसे ही थ्योरी वाले सवाल आएंगे, तो आपको थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है। थ्योरी का फायदा ये होता है ना, एक बार पढ़ लो, अपना माइंडसेट बना लो, तो फिर काम आपका चल जाता है, डेटा रटने की जरूरत नहीं होती है। एक और सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई सर्टेन रीजन एग्जिबिट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। पूछा जा रहा है जो कोई सर्टेन रीजन है वहां पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होने का क्या कारण है, ठीक है। देखते हैं, रीजन्स ऑफरिंग फर्टाइल लैंड, फेवरेबल क्लाइमेट्स, एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड रोबस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर मोर लाइकली टू हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज। भाई साहब इस स्टेटमेंट में कुछ गलत है? नहीं है ना, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा ना। उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और अच्छे आर्थिक अवसर वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, दैट्स वेरी लॉजिकल, है ना। तो बाकी के ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों बात कर लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। बहुत सवाल इस बार पूछा गया है इस टॉपिक से, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? तो भाई कोई एरिया है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ चेंज जो होगा, पॉपुलेशन का जो चेंज होगा, ठीक है, इसी को हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। अब ये ग्रोथ पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ठीक है। इसके दो फैक्टर होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? तो नेचुरल ग्रोथ और दूसरा इंड्यूस्ड ग्रोथ। इंड्यूस्ड ग्रोथ होता है माइग्रेशन पैटर्न पे, नेचुरल ग्रोथ क्या होता है? तो बर्थ और डेथ पे। अब मान लो ये टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जो कुछ लोगों का जन्म होता है, ठीक है, तो इस तरीके से पॉपुलेशन का नेचुरल इंक्रीज हो रहा है। अब कुछ लोग मर जा रहे हैं तो इस तरीके से नेचुरल डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया? अब कुछ लोग यहाँ पे नौकरी करने के लिए आ रहे हैं जो इमिग्रेंट्स कहलाएंगे, ठीक है, और कुछ लोग यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ की पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये सारी चीजें प्रभावित कर रही हैं किसको? तो पॉपुलेशन ग्रोथ को। समझ में आया? तो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो दोस्तों पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज दोनों को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो एक एक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, चेंज बिटवीन द टू टाइम पॉइंट्स, ठीक है। अब ग्रोथ के बारे में मैंने समझा दिया, चेंज के बारे में बता रहा हूं, लेकिन चेंज होता क्या है आपने बोला जो अलग से ध्यान में रखना है, तो वो देखेंगे अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। वेट, ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ रेट का मतलब होता है चेंज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। क्लियर है? रेट यानी कि परसेंटेज। नेचुरल ग्रोथ, बर्थ माइनस डेथ, नेचुरली ये काम हो रहा है। एक्चुअल ग्रोथ, बर्थ माइनस डेथ इन माइग्रेशन, जो लोग आए हैं और कुछ लोग बाहर गए हैं उन सभी को काउंट आपने किया है तो वो एक्चुअल डेटा आपको देगा। पॉजिटिव ग्रोथ की बात करें तो भाई बर्थ ज्यादा हो रहा है डेथ के मुकाबले, ठीक है, या फिर लोग जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं आउट माइग्रेशन के मुकाबले। नेगेटिव ग्रोथ यानी कि डेथ ज्यादा हो रहा है बर्थ के मुकाबले, जो कि हम लोगों ने यूरोप के केस में देखा था, है ना। और नेट आउट माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है, यानी कि लोग छोड़कर जा रहे हैं। किस कारण से? तो फिर जियोपॉलिटिकल इश्यू होगा, किसी भी कारण से छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों एक सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर
एज नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का प्राकृतिक कारण माना जाता है? बर्थ, माइग्रेशन। तो अभी हम लोगों ने देखा प्राकृतिक कारण तो भाई बर्थ ही है ना? तो बस आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, काम आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ओनली वन। माइग्रेशन जो है ये इंड्यूस्ड है, समझ में आया? ये इंड्यूस्ड है। कल को अगर अमेरिका वीजा फ्री कर दे, ठीक है, तो लोग लाइन लगा देंगे आने के लिए अमेरिका में, है ना? रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। नीचे दिए गए कथनों को कथन ए और कारण कथन आर के रूप में पढ़िए। चलिए पढ़ लेते हैं। असर्शन ये है जो माइग्रेंट्स हु एंटर अ न्यू कंट्री और रीजन आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स, आई का मतलब आए। क्या ये बात सही है? बताइए। बिल्कुल सही है। इमिग्रेंट्स आर द पीपल हु लीव देयर कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। तो यानी कि इमिग्रेंट्स का मतलब ई का मतलब एग्जिट, है ना? तो यानी कि लीव। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और पहला का एक्सप्लेनेशन दूसरा है। तो यानी कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए एक और सवाल है। व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन? नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में आपको बताना है, जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा हो। चलिए पढ़ते हैं। इट इज द क्रूड बर्थ रेट मल्टीप्लाइड बाय क्रूड डेथ रेट। मल्टीप्लाइड होगा? आप बताओ, खुद बताओ। नहीं होगा, है ना? इट इज द रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन। क्या ये रेशियो होगा? बताइए। रेशियो भी नहीं होगा। ठीक है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। बिल्कुल सही बात है। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ, है ना? नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यही तो पूछा जा रहा है। और इट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ, ये बात भी गलत हो गई है ना? तो सी विल बी द राइट आंसर। तो इससे आपको क्या समझ में आया? तो इससे ये समझ में आया, जब बस आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, आप ऑप्शन पढ़ोगे, आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। बस अब एक चीज है, जो ऑप्शंस आपको ज्यादा पढ़ने पड़ रहे हैं, समय ज्यादा लग रहा है इन सभी सवालों में, और कुछ नहीं है। बस सिलेबस कंप्लीट करो, काम हो जाना है। रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स केयरफुली। चलिए भाई साहब केयरफुली पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित दो कथनों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है। स्टेटमेंट वन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द अर्बन ग्रोथ इन इंडिया। ग्रामीण से शहरी प्रवासन भारत में शहरी वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। भाई साहब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, लोग नौकरी की तलाश में शहर जाते हैं, है ना? हमारे भारत में तो बिल्कुल जाते हैं। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एजुकेशन फैसिलिटीज इन सिटीज अट्रैक्ट माइग्रेंट्स। बिल्कुल सही बात है। सिटीज में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तभी तो जा रही हैं। एजुकेशन फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, यूनिवर्सिटीज भी अच्छे हैं, इसीलिए तो लोग सिटीज में जाते हैं। तो बोथ ए एंड बी यानी कि बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, कुछ कुछ चीजें आपको समझने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखो कहानी कब शुरू हुई थी? तो 8,000 से 12,000 साल पहले की बात है, जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। एग्रीकल्चर की जैसे ही शुरुआत हुई, हम लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया। और जब हम लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया, तो हमारे पास दो ही काम था, खेती करो बच्चे पैदा करो, खेती करो बच्चे पैदा करो। बस इसी पे हम लोगों ने ध्यान दिया, और इसका असर क्या हुआ वो अभी आगे आपको दिखेगा। ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी एडी तक जाते जाते हम लोगों ने 300 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। 1750 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो हम लोगों ने 550 मिलियन का आंकड़ा पार किया था, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, पॉपुलेशन सच पूछो तो एक्सप्लोड कर गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ा दिया, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, और इसके अलावा लोगों को सेटल होने का अच्छा खासा मौका मिल गया। स्टीम इंजन आ गया, इनोक्यूलेशन आ गया। इनोक्यूलेशन समझे? वैक्सीन। वैक्सीन आ गया, सैनिटाइजेशन का सैनिटेशन का इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इन सभी के कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, लोग कम मर रहे हैं। ठीक है, और जो बर्थ रेट है सो है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। समझ में आया? और ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो 500 सालों में 10 गुना बढ़ गई। ठीक है, अब आप इतना समझो, जो सिर्फ 20 सेंचुरी अलोन में, ठीक है, सिर्फ 20 सेंचुरी की बात की जाए, तो इसमें 4 बार पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये आंकड़े आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो शुरुआत हुई थी यहाँ से, जब हम लोगों ने 1 बिलियन का माइलस्टोन अचीव किया था। कब? 1804 में। आज के डेट में हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो 2022 की बात करें तो 2022 में 7 से 8 बिलियन होने में आपको मात्र 11 साल लगे। समझ में आया? तो कहाँ इतना समय लग रहा है, 123 साल, 33 ईयर्स, 14 ईयर्स, धीरे धीरे कितना ज्यादा एक्सपोनेंशियली हम लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है?
चलिए अब वर्ल्ड पॉपुलेशन की डबलिंग टाइम को देख लें तो देखो 10,000 BC, ठीक है, आइस एज की बात हो रही है, जब आइस एज खत्म हो रहा है 10,000 BC, पॉपुलेशन कितना था 5 मिलियन, ठीक है, 2025 AD कितना है तो 8,000 मिलियन, समझ में आया। और ये रहा आपका डबलिंग टाइम, यानी कि 1500 साल लगे, उसके बाद 154 साल लगे, फिर 123 साल लगे, फिर 47 एंड 51 ईयर्स, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चा पैदा किया है, यानी कि 5 बिलियन टू 6 बिलियन होने में मात्र 12 ईयर्स लगे, ठीक है। तो एक बात हमें समझ में आती है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ में निगेटिव को रिलेशन है, इसका मतलब यह है जो अगर आबादी ऊपर जाएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीचे आएगी, और जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिला है वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल्ड वे में देखने को मिला है। यानी कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बहुत ही फास्टर रेट से बच्चे पैदा कर रहे हैं एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। इसी डेटा से हमें ये पता चलता है। तो दोस्तों अब ये वर्ल्ड का डेटा है, तो ओवरऑल वर्ल्ड में अब थोड़ा सा सुधार हुआ है, स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला है। अफ्रीका जो है वो अभी भी बच्चे पैदा कर रहा है, हाईएस्ट है, ठीक है। यूरोप जो है ये स्टैग्नेंट और नेगेटिव है, इसी पे सवाल आया था, तो यानी कि यूरोप द फर्स्ट कॉन्टिनेंट टू एंटर अ लॉन्ग टर्म नेचुरल इंक्रीज, समझ डिक्रीज, समझ में आया। तो यानी कि डेथ ज्यादा हो रहा है बर्थ के मुकाबले में, ठीक है। एशिया की बात करें तो यहाँ भी डिक्लाइन देखने को मिलता है। ये पूछते हैं सवाल, जो एशिया का ओवरऑल क्या चल रहा है ग्रोथ रेट, तो डिक्लाइन में है। साउथ अमेरिका की बात करें तो डिक्लाइन। ओशेनिया, ओशेनिया क्या होता है तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये होते हैं ना, ये सारे के सारे ओशेनिया में काउंट होते हैं, तो यहाँ भी डिक्लाइन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाई ग्रोथ कंट्रीज की बात करें तो लाइबेरिया, याद कर लेना, ठीक है, एनटीपीसी में भी पूछा था, ठीक है, और पूछते रहते हैं हर एग्जामिनेशन में। याद क्या करोगे, एक दो बार पढ़ लेना बस, ये नोट्स में रहेगा, काम खत्म, आप ऑप्शन देख के टिक लगाओगे। लाइबेरिया, सोमालिया, अफ्रीकन कंट्रीज जो है ना, वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। सऊदी अरेबिया में भी ग्रोथ है, ओमान में भी ग्रोथ है, यमन में भी ग्रोथ है। नेगेटिव ग्रोथ की बात करें तो लेटिवा सबसे ऊपर है, यहाँ पे लेटिविया जो है, लेटिविया में -1.5%। इस्टोनिया और रशिया, यूक्रेन, यहाँ भी बुरा हाल है, लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो लड़ाई तो अभी चल रही है लेकिन पॉपुलेशन डिक्लाइन में ही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, तो पॉपुलेशन चेंज जो है वो 3 प्राइमरी फैक्टर्स पे डिटरमाइन होता है। तो टोटल पॉपुलेशन चेंज, बर्थ माइनस डेथ प्लस माइग्रेशन कितना आया और कितना गया, इसका नेट डेटा, बस इसी से टोटल पॉपुलेशन चेंज पता चलता है। सवाल ये पूछते हैं जो पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन। तो दोस्तों अगर पॉपुलेशन ग्रोथ का कंपोनेंट पूछें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो वो होगा नेचुरल ग्रोथ और इंड्यूस्ड ग्रोथ, समझ में आया। नेचुरल ग्रोथ यानी कि बर्थ माइनस डेथ, इंड्यूस्ड ग्रोथ यानी कि माइग्रेशन पैटर्न, मोटा मोटी बातें, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज की बात होगी तो सिर्फ आपको यह समझना है जो बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो देखो ना, एक सवाल आता है, देयर आर मेनली डैश मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन 3, 5, 6, 7, तो राइट आंसर इज 3। कौन कौन सा, तो अभी हम लोगों ने देखा बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। बर्थ नेचुरल, डेथ नेचुरल, इमिग्रेशन इंड्यूस्ड, इमिग्रेशन इंड्यूस्ड। आई और ई में अंतर यह है जो ई फॉर एग्जिट, यहां पे लोग बाहर जा रहे हैं, आई का मतलब लोग आ रहे हैं, बस इतना आपको समझना है, यानी कि मूविंग इन और मूविंग आउट। दोस्तों अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है वो देखो। बर्थ रेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, फर्टिलिटी रेट की बात कर लेते हैं। देखो इसको कैसे देखेंगे, तो क्रूड बर्थ रेट को हम लोग काउंट करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल पर ईयर, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा भाई, तो इसका इंडिकेटर हमारे यहाँ क्या है, तो इंडिकेटर है हमारे यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन हैज इन हर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम को ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है 15 to 49, समझ में आया, पूछ देते हैं। तो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ट्रेंड ये चल रहा है जो ग्लोबल टीएफआर जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, और वो अब धीरे धीरे गिर रहा है। करंटली कितना है तो 2.25। रिप्लेसमेंट रेट क्या है तो 2.1, पूछते हैं ये सवाल, ठीक है। डेथ रेट की बात कर लेते हैं, मोर्टेलिटी कैसे पता करेंगे, तो भाई क्रूड डेथ रेट देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, तो नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर, ठीक है। क्या पता चलेगा भाई, तो इससे हमें जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता चलेगी, यानी कि एवरेज एज पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव, कितना लोग जिएगा, और ये हम लोग बाई बर्थ काउंट करते हैं, समझ में, बर्थ से काउंट करते हैं।
और एक और बात आपको समझनी होगी, जो अगर कहीं पे लोअर डेथ रेट है तो कारण क्या है? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आपको सैनिटेशन में सुधार हुआ है, इनोक्यूलेशन यानी कि वैक्सीन्स में सुधार हुआ है, मेडिसिन आए हैं, तो इससे डेथ रेट पे लगाम लगी है, जो कि हमें डेथ रेट को यानी कि मोर्टेलिटी को मेजर करने पे पता चलती है। ठीक है, और इससे क्या होता है? तो इससे होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, कब होगा? तो जब बर्थ रेट स्टेडी रहेगा और डेथ रेट गिरेगा तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। माइग्रेशन की बात कर लेते हैं, तो यानी कि लोग अंदर आ रहे हैं तो लोग जुड़ रहे हैं, और लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन वाला एरिया छोड़ के जा रहे हैं तो लोग वहां से घटेंगे, और नेट माइग्रेशन इन्हीं का डिफरेंस होता है। तो यही कारण है, जो भी डेवलप्ड नेशन है जैसे कनाडा, जर्मनी, यहाँ पे क्या है ना, जो माइग्रेशन ही एक ऐसा कारण है जहाँ पे पॉपुलेशन इनका श्रिंक नहीं हो रहा है। समझ में आया? देखो, इनका बर्थ रेट ऑलरेडी कंट्रोल है, और डेथ रेट जो है वो जो भी रहे, मतलब डेथ रेट पे लगाम तो है ही है, लेकिन बर्थ रेट भी कंट्रोल है, तो इनका पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, लेकिन माइग्रेशन अच्छा खासा हो रहा है। लोग जीने अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए शिफ्ट हो रहे हैं कनाडा, जर्मनी। ठीक है, तो यही कारण है जो वहाँ पे आज आबादी बनी हुई रहती है। समझ में आया? चलिए, एक और सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनरिलेटेड टू द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के घटकों से संबंधित नहीं है? इसी बार का सीजीएल का सवाल है। बर्थ है? बिल्कुल है। डेथ है? बिल्कुल है। माइग्रेशन है? बिल्कुल है। एम्प्लॉयमेंट? दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट इसका सब टॉपिक हो सकता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली ये कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज नहीं है, तो राइट आंसर विल बी एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? दोस्तों, क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला ये रहा, सीबीआर, यानी कि लाइव बर्थ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फॉर्मूला दिया है, नहीं तो स्टेटमेंट तो बता ही दिया था। यानी कि एक आबादी का कितना बच्चा पैदा लिया वो हम लोगों ने निकाल लिया। मान लो 5 बच्चे बच्चे पैदा हुए, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन को कैसे निकाला? तो मिड ईयर जो पॉपुलेशन रहेगा ना, उसको उठा लिया मैंने, मान लो 100 है या फिर 1000 है, और डिवाइडेड बाई 1000, बस काट दिया 5 विल बी द क्रूड बर्थ रेट। इस तरीके से ये निकाला है। क्रूड डेथ रेट की बात करें तो यही थ्योरी हम लोगों ने क्रूड डेथ रेट में भी अप्लाई किया है, नंबर ऑफ डेथ को कंसिडर कर किया है, और मिड ईयर पॉपुलेशन को कंसिडर किया है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, ये क्रूड क्या है भाई साहब? बार बार क्रूड क्रूड किए जा रहे हो। तो देखो भाई, इसको क्रूड इसलिए कहा जाता है ना, जो ये पूरे के पूरे इंटायर पॉपुलेशन को कंसिडर करता है। ठीक है, यानी कि बर्थ रेट निकाल रहे हैं तो आपको भी काउंट कर लेंगे, भले आप बच्चे अभी पैदा नहीं कर रहे होगे, फिर भी काउंट कर लेंगे, यानी कि इंक्लूडिंग दोज हु कैन नॉट गिव बर्थ, इंक्लूडिंग मेन, चिल्ड्रन, एल्डरली। समझ में आया? उनको भी काउंट कर लेंगे, इसीलिए इसको क्रूड बोला जाता है। In the demographic terms, death rate is measured over which standard unit? जनसांख्यिकीय संदर्भ में मृत्यु दर किस मानक इकाई पर मापी जाती है? ठीक है, बताइए भाई साहब, किस मानक इकाई पे? पर 100 पीपल, पर ईयर, पर 1000 पीपल, पर 10,000 पीपल, पर 1000 पीपल इन ईयर? तो डी विल बी द राइट आंसर, पर 1000 पीपल इन ईयर, प्रति वर्ष, प्रति हजार लोग। Which of the following statements best explain why age specific rates are used in demography? निम्न में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह बताता है कि जनसांख्यिकी में आयु विशिष्ट दरों का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, दे हेल्प आइडेंटिफाई रीजनल लिटरेसी लेवल। तो यहाँ पे कोई लिटरेसी से लेना देना है? बिल्कुल लेना देना नहीं है। दे रिफ्लेक्ट एज वाइज वेरिएशन इन द फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट तो होगा। ठीक है, देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेमोग्राफी वर्ड आया ना, तो डेमोग्राफी के 3 पिलर, बर्थ मतलब बर्थ रेट, ठीक है, उसका मोर्टेलिटी, और फिर माइग्रेशन। तो यहाँ पे जो भी कीवर्ड होंगे वो ऐसे ही होने चाहिए, बर्थ रेट यानी कि फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन। तो दे रिफ्लेक्ट एज वाइज वेरिएशन इन फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी। समझ में आया? तो कीवर्ड से भी आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। दे शो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एल्डरली पीपल, कोई मतलब नहीं है। दे रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ इंडिकेटर्स नीडेड, कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? चलिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू रेफर द प्रोसेस ऑफ पीपल लीविंग देयर होम कंट्री टू सेटल इन अनदर? क्या कहेंगे? यानी कि एक एरिया से निकल के दूसरे एरिया में सेटल हो रहे हैं, यानी कि यहाँ से एग्जिट मार रहे हैं, यानी कि इमिग्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे इमिग्रेशन हो रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है? तो रेफर टू द पीपल लीविंग देयर होम, चलो भाई एग्जिट कर दिया, इमिग्रेशन की बात हो रही है ना? तो राइट आंसर विल बी बी, इमिग्रेशन, यानी कि निर्गमन। चलिए,
रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स केयरफुली, निम्नलिखित में से दो कथनों को ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट नंबर 1, डेथ रेट्स एंड बर्थ रेट्स आर ऑलवेज रिपोर्टेड एज एब्सोल्यूट नंबर। ठीक है, मृत्यु दर और जन्म दर हमेशा से निरपेक्ष संख्याओं के रूप में व्यक्त की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, द रेट्स आर बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स नॉट रिलेटिव टू द पॉपुलेशन साइज। कौन सी बात सही है? फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा, समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। डेथ रेट्स एंड द बर्थ रेट्स आर ऑलवेज रिपोर्टेड एज एब्सोल्यूट नंबर, बिल्कुल गलत बात है। रेट है तो परसेंटेज में होगा, है ना? तो ऑलवेज एब्सोल्यूट नहीं, परसेंटेज में भी होता है। दूसरा देख लेते हैं, दीज रेट्स आर बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स नॉट रिलेटिव टू द पॉपुलेशन साइज। नहीं, इट इज रिलेटिव टू द पॉपुलेशन साइज, तभी तो परसेंटेज वाली बात हो रही है ना? तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो नीदर वन और नॉट टू इज करेक्ट। ठीक है, तो अब आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, जो आपको बस इतना याद रखना है, जो ये आपने माइग्रेशन पढ़ा है, जिसमें आपने इमिग्रेशन यानी कि लोग छोड़ के जा रहे हैं और जहां पहुंच रहे हैं वहां पे इमिग्रेशन हो रहा है, दोनों तो इमिग्रेशन ही है, लेकिन ई और आई का फंडा है। ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब आपको पुश और पुल ये भी पढ़ना पड़ेगा। पुश क्या कैटेगरी क्या होता है? तो यानी कि जहां से लोग पुश होके बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ओरिजिन की बात हो रही है। तो जब ये पुश हो रहे हैं तो किसी भी के कारण से हो रहे हैं ना, मजबूरी के कारण हो रहे हैं। तो यानी कि जहां से ये लोग निकल रहे हैं वो होगा लेस अट्रैक्टिव। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जहाँ पे नौकरी नहीं होगी लोग छोड़ के जाएंगे। ठीक है, पुअर लिविंग कंडीशन होगा, लिविंग टर्मोइल होगा, अनप्लेजेंट क्लाइमेट होगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा लोग एक्सट्रीम को अवॉइड कर रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर एपिडेमिक्स आ गया है भाई साहब, ठीक है, छोड़ के चलो। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगा। ठीक है, बहुत सारे कारण होंगे, जो भी निगेटिव कारण होगा वहीं से तो लोग बाहर जाएंगे। पुल फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो दूसरी चीज जो है वो उनको आकर्षित कर रही है। ठीक है, यानी कि डेस्टिनेशन जो है वो मोर अट्रैक्टिव है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बेटर लिविंग कंडीशन है, पीस और स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, और प्लेजेंट क्लाइमेट है, बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर है। दोस्तों अब ये सारी चीजें क्यों पढ़नी पड़ रही हैं, इतनी लंबे लंबे स्टेटमेंट? क्योंकि अब ऐसे ही सवाल तो पूछे जाते हैं, है ना? तो चलिए, देयर आर ब्रॉडली डैश सेट ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। बताओ कितने फैक्टर हैं? दो ही फैक्टर तो हैं, है ना? कौन कौन? तो एक पुश और एक पुल। समझ में आया? चलिए, अगला सवाल है भाई, पुश पुल से इस बार बहुत ज्यादा सवाल आया है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ के देखते हैं। बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1,000 पीपल एनुअली। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जितने बच्चे पैदा हुए हैं हम लोगों ने पॉपुलेशन को 1,000 में एज अ कंसिडर करते हुए निकाल लेना है ना? पुल फैक्टर्स इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज। पुल का मतलब ही होता है आकर्षित कर रहा है, अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव वर्ड है, दैट अट्रैक्ट पीपल टू न्यू रीजन। बिल्कुल सही बात है। तो एक स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट भी सही। तीसरा देखते हैं, डेथ रेट इज ऑलवेज हायर देन बर्थ रेट। दोस्तों कभी भी ऑलवेज, ओनली जैसे ही बोले ना, चौकन्ना हो जाओ। ठीक है, और कोशिश करो जो इस ऑप्शन को हटा देना है, बस इतना देखना है जो किसी भी कारण से ये सही रह सकता है या नहीं रह सकता है। ठीक है, तो डेथ रेट इज ऑलवेज हायर देन बर्थ रेट, मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से अधिक होती है, ऐसा थोड़ी ना जरूरी है। तो तीसरा स्टेटमेंट हो गया गलत, तीसरा हटा देते हैं हम लोग कहानी से। ये गया, ये गया, ये गया, तो ऑप्शन सी विल बी राइट, 1, 2 एंड 4। पुश फैक्टर्स कैन इंक्लूड सिविल अनरेस्ट एंड द लैक ऑफ जॉब्स। पुश भाई, पुश का मतलब ही होता है नेगेटिव, है ना? पुश फैक्टर कैन इंक्लूड सिविल अनरेस्ट एंड लैक ऑफ जॉब्स। बिल्कुल सही बात है, सीरिया का सबसे अच्छा एग्जांपल है, वहां पे सिविल अनरेस्ट चल रहा है ना? तो वहां पे लोग छोड़ के जा रहे हैं। चलिए एक और स्टेटमेंट है, सवाल है जो स्टेनो 2025 में पूछा गया था। रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज एजर्शन एंड रीजन। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए, जिसमें कथन ए और कारण आर के रूप दिए गए हैं। एजर्शन, माइग्रेशन कैन बी ड्रिवन बाय नेगेटिव एंड द पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस। बताइए, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई छोड़ के जा रहा है या फिर आ रहा है तो ये नेगेटिव या फिर पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस के कारण ही आएगा। दूसरा स्टेटमेंट, push factors make individuals migrate away from a region whereas pull factor draw individuals to a region। दोनों बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों सही है। R is the correct explanation of A। Which of the following is not a push factor of migration? बताना है जो कौन सा पुश फैक्टर नहीं है। तो यानी कि पुश फैक्टर का मतलब क्या हुआ? जो बेकार बातें। पुल फैक्टर का मतलब अच्छी अच्छी बातें। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भाई बिल्कुल पुश फैक्टर है, तो ये नहीं होगा। पुअर लिविंग कंडीशन भाई बिल्कुल पुश फैक्टर है, क्योंकि बेकार बातें हैं।
पॉलिटिकल टर्मोइल, भाई साहब बिल्कुल गलत बात है। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज यानी कि पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि पुल फैक्टर है। तो यही तो पूछा जा रहा है, विच इज नॉट। तो डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ ब्रेन ड्रेन इन इंडिया? ब्रेन ड्रेन क्या होता है? अगर आपने हिस्ट्री की क्लास की होगी तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था, दादा भाई नेरोजी, ठीक है, उन्होंने बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अब यहाँ से एक और ड्रेन है जो है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता क्या है? तो ड्रेन का मतलब होता है प्रतिभा पलायन। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, जो सुंदर पिचई जो हैं वो गूगल के सीईओ हैं, ठीक है, और वो गूगल के सीईओ कहाँ पे हैं? तो यूएसए में हैं। इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में इनकी प्रतिभा के हिसाब से इनको नौकरी नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर वन, सत्या नडेला की बात कर लेते हैं, ठीक है। सत्या नडेला भी इंडिया से हैं, ठीक है, और सीईओ हैं किसके? तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ठीक है, लेकिन इनको यहाँ पे नौकरी इनके टैलेंट के हिसाब से नहीं मिल रही, चले गए यूएस, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे ब्रेन ड्रेन, यानी कि प्रतिभा को की कदर जहाँ पे हो रही है वहां पे लोग मूव कर रहे हैं। समझ में आया? तो पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ ब्रेन ड्रेन इन इंडिया? भारत में ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन का कारण निम्न में से कौन सा है? लो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, बताइए क्या ये कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। अब यूनिवर्सिटीज ऐसी हो जाएंगी जो बाहर से कुत्ता लेके आएंगी तो फिर होगा ही ना, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी सी, बोथ वन एंड टू, ठीक है। चलिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं। इस बार डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से भी अच्छा खासा सवाल पूछा गया है। तो अभी आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी ना, जो किस तरीके से थ्योरी से अब सवाल पूछे जा रहे हैं, दिख रहा है? थ्योरी 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 थ्योरी। अरे भाई, अभी डेटा में घुसे कहाँ हैं, तो इसलिए तो आपको थ्योरी दिख रही है, डेटा भी है, दोनों है, ठीक है। देखो, भारत अभी नंबर वन है, यानी कि विश्व गुरु है किसके मामले में? जो पॉपुलेशन के मामले में। तो ये बात हमें बहुत पहले से पता थी, जो एक न एक दिन हम लोग विश्व गुरु बन जाएंगे। और हमें ये बात भी पता है, जो भाई 2050 तक हमारा पॉपुलेशन ऐसे बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसके बाद ये नीचे गिरेगा। समझ में आया? तो अभी ग्रोथ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ये जो रफ्तार है ना, वो बहुत ज्यादा धीमी हो गई है, ठीक है। तो लोग घबराना नहीं है। लोग कहते हैं ना, जनसंख्या पे ये कर दो वो कर दो, नहीं, आएंगे आएंगे, लाइन पे आएंगे, 2050 तक जाएंगे। अभी पॉपुलेशन बढ़ेगा, लेकिन रफ्तार बहुत ही धीमी है, और फिर धीरे 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 ये गाड़ी नीचे उतरनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे पता चल रहा है? थ्रू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो आज हम लोग विश्व गुरु हैं, लेकिन ये बात हमें पहले से पता थी, जो भाई ऐसा है, जो हम एक न एक दिन चाइना को पछाड़ने वाले हैं और विश्व गुरु बनने वाले हैं। कैसे पॉसिबल हुआ? तो ऑल ड्यू टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ये क्या कहता है? ये कहता है, जो भाई ऐसा है, जो कोई भी पॉपुलेशन है, उसके फ्यूचर को हमें प्रिडिक्ट करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो इसको हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बेसिस पे करेंगे। हम लोग ये बताएंगे, जो भाई पॉपुलेशन हाई बर्थ और हाई डेथ को देख के, ठीक है, और कैसे ये मूव करेगा लो बर्थ और लो डेथ पे, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी देश की कुंडली देखना जो है ना, वो बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये एक तरीके की कुंडली देखने की का एक मैकेनिज्म है। समझ में आया? तो जैसे जैसे कोई भी कंट्री अगर रूरल एग्रीगेरियन से, इलिटरेट से अर्बन इंडस्ट्रियल और लिटरेट होता जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब उसका बदलाव पॉपुलेशन पे भी पड़ेगा, यानी कि पॉपुलेशन में भी ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है एक चीज से दूसरे चीज बनना। इसी को तो हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं, है ना। ट्रांजिशन इस प्रोसेस को कहते हैं, जो एक चीज का दूसरे चीज जो बन रहा है ना, तो वो एक तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, एक चीज से दूसरे चीज में, है ना। तो ये स्टेजेस में होता है, ठीक है, और इसको हम लोग डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। तो यानी कि कोई भी इकोनॉमी है, वो रूरल एग्रीगेरियन से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मूव करेगी अर्बन इंडस्ट्रियल पे, तो इसको, इसका प्रभाव डेमोग्राफी पे भी पड़ेगा। अब इस चीज को देखो और चीजों को समझो, ठीक है। देखो ये क्या है, तो क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये छोटा छोटा है, मतलब कहने का मतलब ये इलाका छोटा है, ये इलाका छोटा है, ठीक है, और बीच में क्या है, तो ये मोटा इलाका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो देखो यहाँ पे क्या है ना, बांग्लादेश रेन ट्राइब्स, इसका मतलब ये है, जो यहाँ पे ये है स्टेज वन। जैसा कि आपने देखा, स्टेज वन में क्या हो रहा है? स्टेज वन में बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट दोनों हाई है। इससे क्या होगा? तो इससे ग्रोथ जो है
वो स्लो होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ ग्रोथ कितना होगा, तो देखो यहाँ पे ये ये है, मतलब सिकुड़ा हुआ है, समझ में आया, यहाँ भी, तो यहाँ दोनों जगह पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो हो रहा है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है बांग्लादेश, रेन फॉरेस्ट ट्राइब, ये सारे के सारे स्टेज 1 पे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, ठीक है। अब यहाँ पे इकोनॉमी कैसी होगी बताओ, स्टेज 1 पे है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट भी हाई है, समझ में आया, और डेथ रेट भी हाई है। डेथ रेट हाई होने का मतलब ये है, जो लोग अपनी पूरी जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं, मर जा रहे हैं, समझ में आया। तो फिर ये आपका ग्रोथ जो है उस पर लगाम लगा देता है, ठीक है। लोग कैसे होंगे, तो पढ़े लिखे नहीं होंगे। पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो कुछ कुछ दवाइयां खा लेंगे, मर जाएंगे, समझ में आया, कोई काम ढंग का नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके कारण इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी खत्म हो जाएगी। एपिडेमिक्स यानी कि महामारी फैलेगी, समझ में आया। और बहुत लार्ज फैमिली में रह रहे होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, तो एक आदमी बीमार पड़ेगा तो कम्युनिकेबल डिजीज हुआ तो और भी लोग बीमार पड़ेंगे। तो ये सारा जो खेल है ये स्टेज 1 का है। स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 में क्या होता है, बर्थ रेट भी हाई रहता है, ठीक है, लेकिन डेथ रेट जो है वो बहुत ही तेजी से नीचे आता है, ठीक है। तो यानी कि बच्चा ज्यादा पैदा हो रहा है और डेथ रेट जो है वो कम हो जा रहा है। तो इस केस में क्या होता है, तो होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारा भारत भी इस दौर से गुजरा है, समझ में आया, ठीक है। जब हमें आज़ादी मिली थी तो 1951 से लेके 81 तक हम लोगों ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन झेला है, ठीक है। यही कारण है जो रिसोर्सेज जो हैं वो हम लोग ठीक से बांट नहीं पाए लोगों के बीच में, मतलब सबको क्राइसिस था रिसोर्सेज का। क्यों? क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही थी, काम धंधा है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये देखो, ये है आपका नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन स्टेज 2। कारण क्या है, तो बर्थ रेट भी बढ़ रहा है, समझ में आया, और डेथ रेट पे लगाम लग चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो खेल होता है, डेथ रेट पे लगाम कैसे लगा है, तो यहाँ पे सैनिटेशन इंप्रूवमेंट हो रहा है। याद रखना पड़ेगा ये चीज, क्यों पूछते हैं सवाल, अभी दिखेगा आपको, ठीक है। और सैनिटेशन का इंप्रूवमेंट होने के कारण मोर्टेलिटी जो है वो फॉल हो जा रहा है। बर्थ रेट आगे है और इसके कारण एक अच्छा खासा नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखने को मिलता है। स्टेज 3 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका स्टेज 3। कनाडा, जापान, यूएसए, इसमें क्या है, बर्थ रेट भी लो हो चुका है, लोग मतलब फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। और डेथ रेट तो लो होगा ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्टेज 3 है, तो हम लोग ऐसे ही तो क्रॉस करेंगे ना, ठीक है। तो यानी कि डेथ पे हम लोगों ने पहले ही कंट्रोल कर लिया था, अब बर्थ पे भी कंट्रोल कर लिया। इससे क्या होगा, तो दोस्तों इसमें आप कहलाओगे अर्बनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, तो कोई भी अर्बन इकोनॉमी होगी ना, वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन पे काम करती है, ठीक है। और यहाँ पे लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट देखने को मिलेगा। टेक्निकली आप एडवांस्ड रहोगे, समझ में आया। तो एग्जाम्पल की बात करें तो कनाडा, जापान, यूएसए, ठीक है। तो ये सारी के सारे जो है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो भी देखो सिकुड़ गई है, छोटी हो गई है। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों पे कम काम हो गया है। तो यही था आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। बस आप सवाल देखना जो कितने सवाल पूछे जाएंगे। अब इस चीज को रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, यानी कि हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट से मूव करके लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट पे मूव करना जो है, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। 3 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। हम लोगों ने देखा स्टेज 1 स्टेज 3 में दोनों में आपको नंबर कम थे, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन स्लो था। स्टेज 2 जो था ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज था। बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो मजे मजे। चलिए, इसी को मैंने यहाँ पे इमेज के सहायता से कवर कराया है। ये मैंने जो पॉपुलेशन इन सेंसस की वीडियो बनाई थी तो वहीं पे मैंने इस इमेज का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो आपने देखा स्टेज 1 में स्लो ग्रोथ, ठीक है, स्टेज 3 में स्टेबल ग्रोथ और स्टेज 2 में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सारा खेल क्या है, तो डेथ रेट जो है और बर्थ रेट का खेल है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग एक एक करके सवालों को सॉल्व करते हैं जो इस बार के एसएससी एग्जाम्स में आए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या स्थिरीकरण, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन से संबंध में सही है, ठीक है। स्टेबलाइजेशन अकर्स व्हेन बर्थ रेट एक्सीड्स डेथ रेट। तब ये स्टेबल होगा। स्टेबल बताओ, अगर बर्थ रेट ऊपर जा रहा है और डेथ रेट के मुकाबले अ, ऊपर ही जा रहा है, यानी कि डेथ रेट गिर रहा है, तो पॉपुलेशन तो स्टेबल होगा नहीं। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। स्टेबलाइजेशन इज रीच्ड व्हेन फर्टिलिटी रेट ड्रॉप्स टू जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा, ये स्टेबलाइजेशन होगा नहीं, स्टेबल तो नहीं रहेगा, समझ में आया। स्टेबिलिटी इसको नहीं कह सकते। स्टेबल का मतलब हुआ बैलेंस्ड, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया।
स्टेबलाइजेशन अकर्स व्हेन बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर नियरली इक्वल। बिल्कुल सही बात है भाई, नियरली इक्वल यानी कि बैलेंस्ड, है ना। तो स्टेटमेंट 3 विल बी द राइट वन। चौथा भी पढ़ लेते हैं। स्टेबलाइजेशन रिफर्स टू द डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन एवरी डेकेड। नहीं, ये बात भी गलत है। ठीक है, तो एक हो गया। चलिए दूसरा सवाल जो इस बार के सीजीएल में पूछा गया था। Which of the following statement accurately reflects the relationship between the demographic transition and the replacement level? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसांख्यिकीय संक्रमण और प्रतिस्थापन स्तर रिप्लेसमेंट लेवल के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है? यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और रिप्लेसमेंट लेवल के बीच के रिलेशन को हमें समझना है। समझते हैं। इन द थर्ड स्टेज फर्टिलिटी बिगिंस टू अप्रोच रिप्लेसमेंट लेवल। बताइए क्या ये बात बिल्कुल सही है? देखो यहाँ पे एक्यूरेटली कहा गया है, तो एक्यूरेटली तो नहीं मानेंगे इस बात को, है ना। देखते हैं और बाकी का ऑप्शन भी देखते हैं। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन अकर्स व्हेन फर्टिलिटी रेट्स ड्रॉप बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। दोस्तों स्टेबलाइजेशन जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो इसका मतलब होता है एक तरीके का संतुलन। जब कोई भी चीज ज्यादा गिर जाएगी तो फिर कैसे वो स्टेबल रहेगा, तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। तीसरा है द ट्रांजिशन फ्रॉम द हाई ग्रोथ टू द लो ग्रोथ अलाइंस विद द रीचिंग रिप्लेसमेंट लेवल। द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई ग्रोथ टू द लो ग्रोथ अलाइंस विद द रीचिंग रिप्लेसमेंट लेवल। बिल्कुल सही बात है। देखो हाई ग्रोथ से जब आप लो ग्रोथ की ओर बढ़ोगे तो बीच में एक रिप्लेसमेंट लेवल तो आएगा ही ना, ठीक है, जहां पे सारी चीजें बैलेंस्ड रहेंगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिप्लेसमेंट लेवल इज अनरिलेटेड टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये बात बिल्कुल गलत है। तो देखा आपने कैसा सवाल पूछ रहे हैं। पहला आंसर और पहला और तीसरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो तीसरा इज द राइट आंसर। तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा नहीं जो पहले ऑप्शन में ही टिक लगा देना। थर्ड स्टेज में फर्टिलिटी बिगिंस टू अप्रोच रिप्लेसमेंट लेवल। देखो अप्रोच तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको फर्टिलिटी गिरेगा तो बीच में कहीं ना कहीं तो टकरा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको ये नहीं कहेंगे जो भाई रिप्लेसमेंट लेवल को ही अप्रोच कर रहा है। अप्रोच रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब ये हुआ जो बस यहीं पे आके कहानी खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं है। इसको क्रॉस करके आगे भी बढ़ जाती है, जो कि हम लोगों ने देखा ट्रांजिशन, है ना। ट्रांजिशन फ्रॉम हाई ग्रोथ टू द लो ग्रोथ। लो ग्रोथ यहाँ पे कीवर्ड है, वो होना ही होना है इसमें। चलिए अब हम लोग एजर्शन रीजन को देखते हैं। एक सवाल जो पूछा गया था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अकर्स व्हेन डेथ रेट्स डिक्लाइन रैपिडली बट बर्थ रेट्स रिमेन हाई। जब मृत्यु दर तेजी से घटती है लेकिन जन्म दर उच्च बनी रहती है, तब जनसंख्या विस्फोट होता है। क्या स्टेटमेंट सही है, आप बताओ। डेथ रेट जो है घट रही है, ओके, ठीक है, एंड रैपिडली मतलब बहुत ही रैपिडली घट गई, ठीक है, और बर्थ रेट हाई है, तो क्या जनसंख्या विस्फोट होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट बढ़ ही रहा है और डेथ रेट कम हो गया, तेजी से कम हो गया। देखते हैं आगे, देखते हैं। रीजन यह है जो सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंजेस इंस्टेंटली विद द इंप्रूवमेंट्स इन हेल्थ केयर। ऐसा भाई इंस्टेंटली वर्ड से मुझे परहेज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आप खुद बताओ, जो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार तुरंत बदल जाता है। भाई तुरंत तो नहीं बदलता है, समय लगता है ना। रातों रात तो नहीं बदल गया, है ना। तो आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू, और ये सारे सवाल टफ कैटेगरी वाले सवाल हैं, समझ में आया? चलिए, विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फॉर द इनिशियल टू स्टेजेस हाई फर्टिलिटी रेट एंड डेथ रेट रिजल्ट इन हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है तीन स्टेज होते हैं, 1, 2 एंड 3। हमने ये देखा है जो 1 और 3 जो स्टेज है इसमें स्लो ग्रोथ है ना, डिक्लाइन वाला हिसाब किताब। सिर्फ बीच वाला जो था वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ वाली जो बात है ये सिर्फ स्टेज 2 की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। अब जब ये गलत हो गया तो बाकी के आपके आंसर मिल गए, है ना, शायद मिल गए 2 और 4 और 2, 3, 4। बस आपको दो में से एक सेलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं। इन द थर्ड स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड द मोर्टेलिटी डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। बिल्कुल सही बात है। ये आपका एडवांस्ड लेवल है, टेक्निकल लेवल जिसको कहते हैं ना, जिसमें कोई कंट्री टेक्निकली साउंड हो जाती है, ठीक है, और चीजों को समझती है, और बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों पे कंट्रोल होता है। द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी डज नॉट एक्सप्लिसिटली टेक इनटू अकाउंट द माइग्रेशन फैक्टर। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यानी कि तीसरा भी सही। तो ऑप्शन
2, 3, 4 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमने अभी जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ा है तो उसमें माइग्रेशन को कंसीडर नहीं किया है एज अ फैक्टर। हम लोगों ने जन्म मृत्यु को ही कंसीडर किया है। समझ में आया? सिर्फ दो फैक्टर को ही कंसीडर किया है, जन्म और मृत्यु, माइग्रेशन को नहीं किया है। ठीक है, तो चौथा ऑटोमेटिकली सही होगा। एक बार पढ़ लेते हैं। सो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स आर ग्रेटली कैन ग्रेटली इफेक्ट द पॉपुलेशन विच कैन इम्पैक्ट व्हाट द थ्योरी प्रिडिक्ट्स। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आपकी कोई कंट्री एडवांस्ड होती जाती है तो वो सिर्फ इकोनॉमिकली ही एडवांस नहीं होती है, सोशली और कल्चरल भी उसमें फैक्टर इंक्लूड होता है। चलिए, एक सवाल है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स स्टेज 3 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? जनसांख्यिकीय संक्रमण के तृतीय चरण का सर्वोच्च वर्णन कौन सा कथन करता है? तो क्या होगा बताइए? मतलब तीसरा क्या होगा? बोथ बर्थ एंड डेथ रेट डिक्लाइन। बिल्कुल सही बात है, यही तो है ना? हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, कोई मतलब नहीं है। रैपिडली राइजिंग डेथ रेट, ये भी गलत है। लो बट फ्लक्चुएटिंग बर्थ रेट, बिल्कुल गलत है। तो ये चीजें अभी आपको समझ में आ भी रही होंगी जब आपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ा है, ठीक है? अदरवाइज आपको भनक तक नहीं लगेगी जो किस बारे में बात हो रही है ना? तो यही है जो अब थ्योरी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, व्हाट कैरेक्टराइजेस स्टेज 2 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? स्टेज 2 यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना? तो बर्थ एंड डेथ रेट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि बर्थ रेट अगर आगे बढ़ रहा है, डेथ रेट गिर रहा है, नहीं, इक्वल तो नहीं कह सकते, है ना? डेथ रेट डिक्लाइंस, बर्थ रेट रिमेन्स हाई, बिल्कुल सही बात है। डेथ रेट पे कंट्रोल, बर्थ रेट ऊपर जा रहा है, और यही कारण बनता है पीई यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। बर्थ रेट फॉल्स बिलो डेथ रेट, ये गलत है। पॉपुलेशन डिक्रीज गलत है, ठीक है? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात हो रही है, डिक्रीज कहां से होगा? समझ में आया? तो आपका कौन सा सही होगा? बी। चलिए, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मिलिए एक ऐसे महानुभाव से जो आजकल बहुत ज्यादा सवाल बना रहे हैं। अब क्या हुआ ना, जो एसएससी में हल्ला होने लग गया, भाई साहब ऐसा है जो माल्थुजियन थ्योरीज पे सवाल आ रहा है, माल्थुजियन थ्योरी पे सवाल आ रहा है। तो भाई, माल्थुजियन थ्योरी पे इससे पहले भी सवाल आया था, और इस चीज को मैंने पॉपुलेशन एंड सेंसस में 3 साल पहले पढ़ाया था। समझ में आया? उसी का ये स्लाइड है, और इसमें कुछ और एडिशन किया है। क्यों? क्योंकि अब जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो भी आपको जानना जरूरी है। तो बेसिकली आपको सिर्फ सवालों का ही एडिशन है, कॉन्सेप्ट तो वही है। इनसे मिलिए, इनका नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। कौन थे? तो ये इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है? और इनको किस लिए लोग जानते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो पॉपुलेशन ग्रोथ पे एक थ्योरी दे दिया। कहाँ पे दे दिया? तो 1798 में इन्होंने एक किताब लिख दी थी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अब कहीं कहीं 1793 लिखा हुआ दिखता है मुझे, ठीक है? 1793। तो उस समय में इन्होंने थ्योरी दी थी, अब इसको इन्होंने 1798 में किताब में शामिल कर दिया। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस जान लो। अब ये क्या बात इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। तो भाई, माल्थुजियन भाई साहब जो है ना, उनके हिसाब से एक बात इन्होंने बोला है, जो भाई पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड प्रोडक्शन में एक लिंक है। लिंक क्या है? जो देखो, लोग जो है ना, वो क्या करेंगे? खाना खाएंगे, है ना? तो इसीलिए एक तरीके का लिंक है। लेकिन दोनों की बढ़ने की जो रफ्तार है ना, वो अलग अलग है। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि जियोमेट्रिकली यानी कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। समझ में आया? फूड प्रोडक्शन इस रफ्तार को नहीं पकड़ पा रही है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? तो 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, यानी कि 2 का एडिशन हो रहा है। और यहाँ तो सच पूछो तो एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो यानी कि इन दोनों के भेदभाव के कारण, प्रोडक्शन के भेदभाव के कारण, एक तरीके का डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। यानी कि पॉपुलेशन हो जाएगा बहुत ही ज्यादा और फूड सप्लाई हो जाएगा बहुत ही कम, ठीक है? तो इसको कैसे करेक्ट किया जाए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इनका ये कहना था, माल्थुसियन भाई साहब का ये कहना था, जो भाई तुम नहीं करोगे तो प्रकृति कर देगी, ठीक है? तो बेटर ये होगा जो तुम करो। कैसे करोगे? तो तुम एक काम करो, प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाओ, ठीक है? क्या करो? तो लेट मैरिज करो। तो वो तो आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले दौर में ऑटोमेटिकली लेट मैरिजेस हो रही हैं, ठीक है? लोगों की नौकरी लगेगी तभी जाके शादी करेंगे, है ना? इसके अलावा आप ब्रह्मचार्य का पालन करो, सेलिबेसी। समझ में आया? आप सेल रिस्ट्रेंट, ये सेल रिस्ट्रेंट नहीं होगा, सेल्फ रिस्ट्रेंट हो गया, गलत आ गया, ठीक है? तो सेल्फ रिस्ट्रेंट का मतलब आत्म संयम, अपने आप पे संयम रखो, बच्चे पैदा मत करो, ठीक है? फैमिली प्लानिंग करो, उसके मेथड अपनाओ, ठीक है? इससे क्या होगा?
पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा, फूड प्रोडक्शन के साथ मीट करेगा, चीजें बहुत ही अच्छी रहेंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो इसको हम लोग कहते हैं मैल्थुसियम कैटास्ट्रोफे। बहुत बार सवाल आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, जो भाई प्रकृति जो है ये इस ऑटोमेटिकली इस पे चेक लगा देगी, जिसको हम लोग पॉजिटिव चेक या फिर नेचुरल चेक कहते हैं। क्या चेक? भाई अर्थक्वेक आ जाएगा, एपिडेमिक्स वॉर्स आ जाएगा, फमाइंस आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, मतलब आबादी खत्म हो जाएगी। समझ में आया? अब ये जो माल्थूसियन भाई साहब हैं, वो भाई साहब दे तो दिया उन्होंने थ्योरी, लेकिन कुछ कुछ चीजों में पीछे रह गए। किस चीज में पीछे रह गए? तो इन्होंने कभी भी टेक्नोलॉजी को नहीं समझा, क्योंकि उस समय में भुखमरी जो थी बहुत ही कॉमन थी। तो जो चीजें इनके सामने में होती थी, तो वही चीजें इन्होंने बताई। इन्होंने देखा जो एशियन कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है और वहां पे एपिडेमिक भी आता है। समझ में आया? बार बार महामारी आती है, लोग मरते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं। जैसे 1943 में आप समझो 30 लाख लोग मर गए। समझ में आया? तो जब भी महामारी आती है, इनके नज़र में आई थी, अरे भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने बता दिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने टेक्नोलॉजी को गौर नहीं किया। जो भाई एक वक्त ऐसा आया था जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, और ग्रीन रेवोल्यूशन आने के कारण क्या हुआ, जो जितनी भी आबादी थी सबका पेट भरने के लिए अनाज हम लोगों ने उत्पन्न कर लिया था। समझ में आया? तो टेक्नोलॉजी को इन्होंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, उसको इन्होंने शायद नहीं पढ़ा था। इन्होंने ये नहीं देखा, जो भाई ऐसा है, जो अगर लाइफस्टाइल सुधरती है, अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी सुधरती है, अगर उनके पास पैसा आता है, तो पॉपुलेशन पे ऑटोमेटिक चेक लग जाता है। इसके लिए कोई भी एपिडेमिक वॉर, अर्थक्वेक की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा इनको ग्लोबलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता था। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये नहीं पता था, जो भाई अगर भारत में प्याज की किल्लत हो गई, प्याज का उत्पादन नहीं हुआ या फिर लहसुन का उत्पादन नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, ईरान से मंगवा लेंगे यार। ठीक है, तो ये भी इनको नहीं पता था, जो भाई ऐसा है, जो अगर फूड का शॉर्टेज हुआ तो फिर बाहर से आ जाएगा। और ऐसा चीज हम लोगों ने पहले भी किया था, PL 480, जो मैंने आपको एग्रीकल्चर में बताया था, पब्लिक लॉ 480। जब हमारे यहाँ अनाज उतना नहीं था, तो हम लोगों ने अमेरिका के PL 480 स्कीम का यूटिलाइजेशन किया था, और तब हमारे यहाँ गेहूं आता था, बशर्ते वो गेहूं खराब था। समझ में आया? तो ये है आपका माल्थूसियन थ्योरी। ठीक है, और एक और नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं नियो माल्थूसियम। अब इसका मतलब क्या है? जो कुछ ऐसे लोग मार्केट में आ गए हैं जो ऐसी ही बात करते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये नया नया माल्थूसियम बनने आया है। इसको हम लोग नियो माल्थ्यूजियन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, जो कोई भी फाइनाइट रिसोर्स पे अगर ऐसा कोई लॉजिक दे देता है, तो इसको हम लोग न्यू माल्थ्यूजियन कहते हैं। यानी कि एक बात तो है, जो फाइनाइट रिसोर्स जो है ना, उसी के बारे में नियो माल्थ्यूजियन थ्योरी काम करती है। ठीक है, तो ये है आपका मॉडर्न रेलेवेंस। अब फाइनाइट रिसोर्स क्या हुआ? तो वाटर, एयर, फॉसिल फ्यूल कह लो। ठीक है, तो फूड से निकल के अब हम लोग फाइनाइट रिसोर्स पे चले गए हैं। तो यही सारी बातें यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाएंगी। एक छोटा सा दो चार सवाल है, वो देख लो। ठीक है, इंग्लिश में ही है। अकॉर्डिंग टू द माल्थुसियन थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? बताओ भाई साहब, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कौन सा आगे बढ़ रहा है? ठीक है, तो दोस्तों पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिकली आगे बढ़ रहा है, यानी कि आपको एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ रहा है। समझ में आया? और फूड सप्लाई जो है वो कैसे बढ़ रहा है? तो वो बढ़ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू। ठीक है, इतना पैदावार हो ही नहीं रहा है जितना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। दूसरा सवाल, नियो माल्थ्यूजियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, ये भी एसएसटी का सवाल है। तो एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, रिसोर्स स्कार्सिटी, इनकम। तो जैसा कि हमने बताया, ये रिसोर्स की स्कार्सिटी की बात करता है। ठीक है, नॉट ओनली फूड, कोई भी जो कि फाइनाइट रिसोर्स होता है, जैसे वो फॉसिल फ्यूल हो गया या फिर कुछ और हो गया। समझ में आया? चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज credited with giving a theory of population growth in his work titled essay on population? किसने लिखा है? तो दोस्तों इसको लिखा है थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूज ने। अब ये जो एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं, ठीक है, ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इनका अच्छा खासा योगदान है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की। थॉमस माल्थus की थ्योरी समझ में आ गई? ठीक है, तो इन्होंने बस सिंपल यही बोला है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन फूड सप्लाई से तेजी से आगे गया, तो फिर ये सारी की सारी चीजें पॉजिटिव चेक्स
के थ्रू कंट्रोल होंगी, जिसमें फेमाइन, डिजीज और वॉर है। क्लियर है? पॉपुलेशन ग्रोथ पे चेक कैसे लगेगा? तो भाई प्रिवेंटिव चेक लगेगा, जो भाई बर्थ कंट्रोल करो, शादी लेट करो, ठीक है, फिजिकल चेक, फेमाइन, वॉर, एपिडेमिक्स, समझ में आ गया। फैमिली प्लानिंग की बात कर लेते हैं, कैसे होगा? तो प्रोपोगेंडा एंड अवेयरनेस कैंपेन। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या है? जो भाई साहब अकेले रहने में ही सुख है, ये प्रोपेगेंडा है। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन्स मतलब बच्चे दो ही अच्छे। फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स, टैक्स डिसइन्वेस्टमेंट्स फॉर द लार्जर फैमिलीज, मतलब कहने का मतलब जिसके दो से ज्यादा बच्चे हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बीच बीच में सुनते रहते हो ना ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये तरीके हैं फैमिली प्लानिंग के, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो आइडिया फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ मस्ट बी कंट्रोल्ड। सस्टेनेबल का मतलब ही यही होता है, जो जो चीज आपके पास है उसका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ दो। इसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक और सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ माल्थ्यूजियन थ्योरी एज आउटलाइंड इन द पैसेज। अच्छा, कोई पैसेज दिया गया होगा स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन में, उसी से ये सवाल आया है, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है माल्थ्यूजियन थ्योरी क्या होता है, तो ऑप्शन में तो टिक जरूर लगा लेंगे। नेचुरल imbalance between the food supply and the population growth leads to unavoidable hardship unless population is controlled। बिल्कुल सही बात है। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। Voluntary checks on population are more effective than natural calamities in curbing overpopulation। देखो, अब बात जो भी रहे ये ठीक है, लेकिन माल्थ्यूजियन थ्योरी के हिसाब से ये बात उन्होंने नहीं बोली थी। पॉपुलेशन ग्रोज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गलत बात है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैन ग्रो फास्टर देन पॉपुलेशन विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन बात ये है ना, जो पूछा जा रहा है जो बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ माल्थ्यूजियन थ्योरी, तो उन्होंने पहले वाली जो बात बोली थी यही सही है, समझ में? तो ऐसे सवाल आप पूछ रहे हैं तो पढ़ते रहो बैठ के। चलिए अब हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो का फॉर्मूला वर्ल्ड में कुछ और है, हमारे भारत में कुछ और है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं का जो नंबर है ना, उस पर हमारा फोकस ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं कम है, ठीक है। वर्ल्ड फार्मूला में क्या है? तो भाई डिनोमिनेटर है फीमेल पॉपुलेशन। इंडिया के फार्मूला में क्या है? डिनोमिनेटर है मेल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी कि मेल की तुलना में फीमेल पॉपुलेशन को देखा जा रहा है। वर्ल्ड फार्मूला में फीमेल की तुलना में मेल पॉपुलेशन को देखा जा रहा है। समझ में आया? यानी कि वर्ल्ड फार्मूला मेल्स पर थाउजेंड फीमेल्स इज एक्चुअली सेक्स रेशियो, और हमारे यहाँ क्या है? फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स, ये देखा जा रहा है। समझ में आया? उसके बाद इंडिया के फॉर्मूला की बात करें तो फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स देख लिया हम लोगों ने। वर्ल्ड एवरेज कितना है वो समझो, तो 102 इज टू 100। तो कभी कभी थाउजेंड की जगह में 100 पे भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? तो पहले वर्ल्ड की बात करें तो महिलाएं ज्यादा हैं। लैटिविया की बात करें तो फीमेल डोमिनेटेड है, ठीक है। और फीमेल डोमिनेटेड भी है, ठीक है। इसके अलावा एक और जगह लैटिविया का नाम आया था, जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ था। किस चीज का? तो पॉपुलेशन का। तो लैटिविया वहां पे पहले नंबर पे था जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ की बात हुई थी, ठीक है। तो यानी कि फीमेल डोमिनेटेड होने के बाद वहां पे महिलाएं जो हैं वो अधिक बच्चा पैदा नहीं कर रही हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल में है। समझ में आया? कतर की बात करें तो भाई मेल डोमिनेटेड है, और कतर आपको जो इलाका है वहां पे अच्छे खासे मतलब वहां का जो पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ फेज में है। एशिया की बात करें तो लो सेक्स रेशियो है एशिया का, मतलब पूरी एशिया का बुरा हाल है। उसके बाद यूरोप की बात करें तो फीमेल एडवांटेज वहां उनको मिलता है, जिंदगी जीने की अच्छी खासी सुविधा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बेटर है वहां पे, ठीक है। अब एक बात समझना होगा, जो महिलाओं का बायोलॉजिकल एडवांटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुरुष, यानी कि महिलाएं जो हैं वो बाय नेचर ज्यादा दिन जीती हैं, ठीक है। लेकिन सोशल डिस्क्रिमिनेशन के कारण, ठीक है, इस चीज को खत्म कर दिया गया है। यानी कि जो लड़कों की चाहत होती है, जो सन ही पैदा होना चाहिए, लड़का ही पैदा होना चाहिए, लड़कियों को नेग्लेक्ट जो किया गया है, तो ये जो बेनिफिट है वो बायोलॉजिकल एडवांटेज है, वो खत्म कर दिया गया है इस बात को। समझ में आया? अब ये एनसीईआरटी में दिया है तो आपको समझ लो बस, कहीं भी सवाल बन के आ जाएंगे एजर्शन रीजन टाइप का। समझ में आया? एज स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एज स्ट्रक्चर क्या है? तो भाई तीन कैटेगरीज में डेमोग्राफर्स ने क्या किया है? पॉपुलेशन को डिवाइड किया है। आपको पता होगा, जो बीवी बच्चे और बूढ़े आदमी, बस वही है।
ठीक है, बीवी बच्चे नहीं, मतलब वर्किंग आदमी, बच्चे और बूढ़े आदमी। चिल्ड्रन की बात करें तो एज होता है इनका 0 to 14 ईयर्स, और ये होते हैं डिपेंडेंट, ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर रखी है। ठीक है, अब इनका अगर ज्यादा नंबर है, ज्यादा बच्चे हैं, तो इसका मतलब हाई बर्थ रेट है। ठीक है, तो फिर आपको स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वर्किंग एज की बात करें तो 15 to 59, हमारे भारत में, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 64 ईयर्स तक जाता है। ठीक है, इस ये क्या है, तो ये है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, यानी कि ज़्यादा लोग अगर लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा टैक्स देंगे, यानी कि कंट्री भी ऊपर जाएगी। ठीक है, और ये लोग जीडीपी को भी बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, इस पॉपुलेशन को। समझ में आया? तो जिस कंट्री का ये पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हुआ, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है, तो अभी तो अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड चलेगा, अभी तो पीक पे हम लोग गए भी नहीं है डिविडेंड के। समझ में आया? तो जब हम लोग पीक पे जाएंगे, ठीक है, तो अगर हम लोगों ने इस डिविडेंड का यूटिलाइजेशन किया तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोई ऐसे पॉलिटिशियन आ गए जो कि इसको डिजास्टर में बदल दें, तो वो अलग बात है। समझ में आया? तो एज्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 60 65 प्लस ईयर्स, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, हाई नंबर इंडिकेट्स बेटर हेल्थ केयर एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बट रिक्वायर मोर स्पेंडिंग ऑन पेंशन एंड जेरियाटिक केयर। अब जहाँ पे बूढ़े लोग ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है जो उनका केयर भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है ना? हेल्थ केयर पे अच्छा खासा खर्च किया है किसी कंट्री ने, तभी तो ये नंबर अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती हैं। इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करें तो 15 to 59 ईयर्स। पॉपुलेशन पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार सवाल आया था। ठीक है, अच्छा खासा आया था इस बार पॉपुलेशन पिरामिड से। इस बार क्या, कभी कभी पूछ ही देते हैं, लेकिन इस बार अब ये नंबर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। पॉपुलेशन एजिंग जो है ना, ये फेनोमेनन जो है वो 20th सेंचुरी का फेनोमेनन है। इससे पहले लोगों ने पॉपुलेशन एजिंग देखा तक नहीं था, मतलब उससे पहले ही मर जाते थे। समझ में आया? तो अब जो ये पॉपुलेशन एजिंग जो है, जो कहते हैं ना, जो पूरी की पूरी आबादी बूढ़ी हो रही है, अब उनको कौन संभालेगा? ठीक है, तो ये अब नई प्रॉब्लम है, यानी कि डेथ रेट जो है अब जाके अच्छे से कंट्रोल हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ था। ठीक है, पॉपुलेशन एजिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये 20th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? अब देखो, ये है एक तरीके का पिरामिड, लेफ्ट साइड है मेल्स और राइट साइड है फीमेल। ठीक है, तो चीजों को अब हम लोग समझते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपैंडिंग पिरामिड की। इसमें क्या होता है, बेस जो होता है वो वाइडर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो नाइजीरिया, जहाँ पे अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है, जो ये जो नंबर आप देख रहे हो ना, ये अब एज की देखो, एज है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है जो अभी भी बच्चे पैदा ले रहे हैं वहाँ पे, तो डेली बच्चे पैदा ले रहे हैं, तो ये वाला जो इलाका है, ये एरिया जो है वो चौड़ा है। समझ में आया? तो ये ग्राफ कैसा बनेगा पिरामिड, तो ट्रायंगुलर बनेगा। एग्जांपल के तौर पे नाइजीरिया, बांग्लादेश, हाई बर्थ रेट, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, एलडीसीज। समझ में आया? उसके बाद आ जाओ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, तो बेल शेप्ड है। बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या देखने को मिला है, तो एक तरीके से बेल शेप्ड कर्व्ड है। इसमें क्या होता है, जो बर्थ रेट जो है वो लगभग डेथ रेट के बराबर है, पॉपुलेशन स्टेबल है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछेंगे जो बेल शेप्ड कर्व्ड कौन से केस में दिखता है, तो जहां पे पॉपुलेशन जो है वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ती है, तो बेल शेप्ड कर्व देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, तो देखो ये जो लास्ट वाली जो लाइन है ना, इसका मतलब ये है जो ये नए बच्चे हैं, मतलब अभी पैदा लिए हैं, 0 to 4, 5 to 9। समझ में है? ऊपर का जो पॉपुलेशन है, देखो वो इस तरीके का दिख रहा है। तो यानी कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन जो है, जो लंबा ग्राफ है, वो यहाँ पे है। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 50 से 60 की जो एज की जो पॉपुलेशन है ना, वो सबसे ज्यादा नंबर में देखने को मिलती है। तो ये है आपका बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, अब आता है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है, जो नैरो बेस। देखो यहाँ पे ये जो है ना बेस, ये नीचे है, और ये वाला जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ये वाला जो है इलाका है, ये थोड़ा सा चौड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में है, ऊपर भी डिक्लाइन, नीचे भी डिक्लाइन। ठीक है, तो नैरो बेस, बेस तो आपका नैरो रहेगा। ये देखो, यहाँ पे देखो, अगर 0 to 4 की बात करें तो बस इतना ही है। तो ये अर्न शेप कहा जाता है। अर्न का मतलब क्या होता है, तो जिसमें फूलदानी होती है ना, फूलदानी इस तरीके की, फूलदानी जिसमें हम लोग फूल रखते हैं। ठीक है, और अर्न से आपने पढ़ा होगा, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्न, वो एक तरीके का वास जो होता है, बर्तन जो होता है इस तरीके का, इसको अर्न कहते हैं। अर्न शेप आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो जापान। अब जापान की जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है। ठीक है, उनके लिए ये अलग सरदर्द है, जो उनकी पॉपुलेशन है जो बूढ़ी होती जा रही है, इसीलिए वो बच्चे पैदा करने के लिए इंसेंटिव देते हैं, जो भाई तुम बच्चे पैदा करो, उसको नौकरी हम देंगे। ठीक है, और उनके पालने का खर्चा भी हम लोग देंगे, तो जाओ बच्चे पैदा करो। ठीक है, इसके लिए उन्होंने ऐसे ऐसे होटल रूम्स भी बनवा रखे हैं, ताकि
पॉपुलेशन किसी भी तरीके से आगे बढ़े, ठीक है। लो बर्थ, लो डेथ, डेवलप्ड एजिंग पॉपुलेशन। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं जो एजिंग पॉपुलेशन का एग्जांपल कहाँ पे है, तो राइट आंसर इज जापान। समझ में आया? और यूरोप के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था, जो नेचुरल डिक्रीज यहाँ पे देखने को मिला था पॉपुलेशन में, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। हमारे भारत का कैसा है पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड? तो देखो ऐसा है, मतलब आधा पीपल का पत्ता कह लो, ठीक है। पूरा ताजमहल बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। इस तरीके का हम लोग का पॉपुलेशन पिरामिड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो हमारे यहाँ जन्म दर जो है, मतलब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो हैं अच्छे खासे, लेकिन उतने भी नहीं है, यहाँ पे टेपरिंग हो रही है। समझ में आया? तो अब धीरे धीरे ये कम हो रहा है इधर, ठीक है। ये वाला जो इलाका है वो बहुत ही ज्यादा चौड़ा है, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ देखने को मिलता है। फिर एल्डरली जो है वो ऊपर में कम है, फिर नीचे नीचे इस तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे भारत का पॉपुलेशन पिरामिड। What shape does a population pyramid take for a rapidly growing population? बताओ rapidly growing में क्या होगा? ट्रायंगुलर होगा? तो कहाँ है ट्रायंगुलर शेप? समझ में है? एग्जाम्पल नाइजीरिया। देखो यहाँ पे बच्चे बहुत ही ज्यादा हैं, ठीक है, बढ़ा जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बेस बड़ा होते ही जा रहा है, बच्चे पैदा ले रहे हैं, बेस बड़ा होता चला जा रहा है। समझ में है? चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द पॉपुलेशन पिरामिड इन इंडिया इज ब्रॉड एट द बेस एंड द टॉप, एंड ब्रॉड एंड द बेस एंड द टॉप एंड नैरो इन द मिडल। गलत भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ना? उल्टा बता दिया इसने। तो अभी कैसा दिखता है हमारा पॉपुलेशन पिरामिड? इसके हिसाब से कैसा दिख रहा है? तो इसके हिसाब से ऐसा दिखेगा, पॉपुलेशन पिरामिड इज ब्रॉड एट द बेस, इस तरीके से ब्रॉड, ठीक है, एट द टॉप एंड द बॉटम एंड नैरो। ऐसा तो नहीं है ना, ये तो गलत है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। इंडिया हैज लार्ज proportion of young population due to high birth rates and declining death rates. India has a large proportion of young population due to high birth rates and the declining death rates. बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अभी हमारा जो बर्थ रेट है वो चलो ठीक है, हाई है, समझ में आता है, लेकिन अभी डेथ रेट जो है वो डिक्लाइनिंग है ना? तो कौन सा होगा? दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, पहला गलत है, तो पहला गलत है, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, है ना? Which region of the world has the highest elderly dependency ratio? Elderly dependency ratio क्या होता है? तो जो भी elderly लोग हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो यही है आपका elderly dependency ratio। किसका ज्यादा है? तो दोस्तों, किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? यूरोप का ज्यादा है, वहां पे नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला था ना, ठीक है। तो जापान और यूरोप का जो ग्राफ है वो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, है ना? चलिए, रूरल अर्बन कंपोजिशन को समझ लेते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, कनाडा, फिनलैंड, रूरल एरियाज में क्या है, मेल जो है वो ज़्यादा दिखेंगे फीमेल के मुकाबले। अर्बन एरियाज में फीमेल ज़्यादा दिखेंगे मेल्स के हिसाब में। क्या ये भारत में कंडीशन है? नहीं, भारत में ठीक उल्टा है। मेल जो है वो रूरल एरिया को छोड़ के पहुंच जाते हैं अर्बन एरिया में, किस लिए? तो नौकरी की तलाश में, ठीक है। और यहाँ पे रूरल एरिया में रह जाती हैं महिलाएं, और वो क्या करती हैं? वो कृषि पे काम करती हैं, एग्रीकल्चर पे काम करती हैं, घर में काम करती रहती हैं। दो कंडीशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया तो रूरल अर्बन कंपोजिशन वर्ल्ड का कैसा है और भारत का कैसा है, ठीक है। भारत का हम लोग अभी देखेंगे, बस आपने अभी देख लिया। अभी बात करते हैं एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज की। नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे। रूरल एरिया में फीमेल ज्यादा होती हैं, मेल्स तो भाई साहब नौकरी लेने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। अर्बन एरिया की बात करें तो मेल्स वहां पे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आउट माइग्रेशन देखने को मिलता है। अब एक बात बताओ, बिहार से कोई भी आदमी दिल्ली पहुंच के काम कर रहा है, या फिर गुजरात में लोहा फैक्ट्री में काम कर रहा है, समझ में आया? तो इसको हम लोग पुश माइग्रेशन कहेंगे या फिर पुल माइग्रेशन कहेंगे? तो दोस्तों, बिहार से निकल रहा है तो ये पुश माइग्रेशन है भाई, उसको बिहार में रहना नहीं है, ठीक है। और गुजरात में अट्रैक्टिव लोहा फैक्ट्री होगा या फिर मतलब अट्रैक्टिव सैलरी होगा, तो इसलिए यहाँ पे पुल माइग्रेशन है, समझ में आया? तो एशियन सिटीज जो है वहाँ पे मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन पैटर्न है। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है ना, जो भी खेती बाड़ी है वो हाईली मैकेनाइज्ड है, ठीक है। तो वो मेनली मेल ऑक्यूपेशन ही है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, जो पुरुष चले जाते हैं फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, और महिलाएं जो है वो घर पे खेती बाड़ी या फिर घर पे काम करती हैं। तो यहाँ पे वुमन जो है वो एग्रीकल्चर में डोमिनेटेड है,
समझ में आया? पूछ देंगे तो आंसर देना है आपको। लिटरेसी की बात कर लेते हैं। लिटरेसी होता क्या है भाई साहब? ठीक है, तो एक इस बार सीडीएस का सवाल था, जो लिटरेसी का डेफिनेशन क्या है? तो लिटरेसी का डेफिनेशन है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 years हु कैन रीड राइट एंड डू अर्थमेटिक। यही डेफिनेशन है। ठीक है, तो हायर लिटरेसी होगा, बेटर ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी होगा, सोशल अवेयरनेस होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा।